ओम्स लॉ वगैरह तो फिर सब हो गया था हमारा। यस सर। ठीक है, तो ओम्स लॉ लास्ट क्लास में एक ये हुआ था कि जो डेरिवेशन हुआ था दैट v इक्वल्स टू कैपिटल I मल्टीप्लाइड बाय r। ओम्स लॉ का ये वाला फॉर्मेट आप लोग को ज्यादा फेमिलियर होगा, पहले से जानते हो। हम लोगों ने इसी लॉ का एक दूसरा फॉर्मेट भी दिया था ना, ओम्स लॉ का दूसरा फॉर्म दिया था हमने, और वो था करंट डेंसिटी J इक्वल्स टू सिग्मा 1 upon rho into E। या फिर सिग्मा इंटू E। ये दोनों ही ओम्स लॉ है। यस सर। ठीक है बच्चा, बोलो। Yes sir। यस सर। पहला वाला फॉर्म जो काफी फेमिलियर हो, क्लास 10 से सुनते आ रहे हो, ये वाला नया फॉर्म था, इसका एप्लीकेशन लास्ट क्लास में करा दिया था। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि क्या ओम्स लॉ जो कह रहा है ना, ओम्स लॉ में इसकी खास बात क्या है, इस रिलेशन में स्पेशल पॉइंट क्या आ रहा है इस रिलेशन में, यानी ओम्स लॉ के स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस V है और करंट I, उनके बीच एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है V इक्वल्स टू IR, और इसको मैथमेटिकली लीनियर रिलेशन कह सकते हो। मतलब अगर हम ओम्स लॉ के स्टेटमेंट पे जाएं तो ओम्स लॉ के स्टेटमेंट ये कहती है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फॉर अ गिवन वायर द पोटेंशियल डिफरेंस, स्टेटमेंट अगर लिखना चाहोगे ओम्स लॉ की, द पोटेंशियल डिफरेंस across the wire is directly proportional to the current। तुम में से कोई ऐसा भी जिसने क्लास 10th में ये ना पढ़ा हो? पढ़ा है। पढ़ा है। CBSE ISCSE दोनों बोर्ड्स की बात कर ले। ठीक है यार, ये तो स्टेटमेंट है ना कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर अ गिवन वायर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन द वायर। यस सर। ठीक, यानी V प्रोपोर्शनल टू I और R को एज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहा गया। मतलब जितनी ज्यादा करंट किसी वायर में जाएगी उसका पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही ज्यादा होगा। क्या सभी मटेरियल्स ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं? नो सर। नो सर। हाँ, तो कौन से मटेरियल्स हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं? मतलब जितने भी हमारे इलेक्ट्रिसिटी में इंस्ट्रूमेंट्स हैं सबके सब ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। कुछ स्पेसिफिक मटेरियल्स ही हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, और जो भी मटेरियल ओम लॉ को फॉलो करेगा उसको हम स्पेसिफिक नाम देते हैं, उनको बोला जाता है ओमिक एलिमेंट। एलिमेंट मतलब होता है कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस, तो ओमिक एलिमेंट का मतलब ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो कि इस लॉ को फॉलो करे। मतलब ओम्स लॉ यूनिवर्सल लॉ नहीं है सबके लिए, जो एलिमेंट इस लॉ को फॉलो करेंगे उनके लिए नाम है ओमिक एलिमेंट्स, और दूसरी कैटेगरी हमारे पास आती है, दे आर कॉल्ड नॉन ओमिक एलिमेंट। मोस्टली जो कंडक्टर्स हैं आपके वो ओमिक एलिमेंट्स में जाते हैं, जितने भी कंडक्टर्स होंगे मेटल्स वो इसको फॉलो करते हैं। और एक दूसरी कैटेगरी होती है मटेरियल्स की, वो अभी आप लोगों ने सुना हो या ना सुना हो पता नहीं, उनको हम लोग नाम देते हैं सेमी कंडक्टर्स। यस सर। यस। सेमी कंडक्टर्स जो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स वगैरह बनाने में, चिप वगैरह बनाने में, ठीक है, लॉजिक गेट्स बनाने में, उनमें। तो जो भी हमारे कंडक्टर या मेटेलिक वायर्स होते हैं वो ओम्स लॉ यानी इस लॉ को फॉलो करते हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि V प्रोपोर्शनल टू I है, अदरवाइज वो नॉन ओमिक एलिमेंट्स है। ऑब्वियसली V इक्वल्स टू IR को जब ग्राफिकली प्लॉट किया जाएगा तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। अगर मैं करंट को वर्टिकल एक्सिस पर रखूं और पोटेंशियल डिफरेंस को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, तो किस टाइप का ग्राफ बनेगा यहाँ पर I और V के बीच में? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। और इस ग्राफ की स्लोप क्या चीज को इंडिकेट कर रही होगी वो भी देखिए। रेजिस्टेंस। सर रेजिस्टेंस। नहीं, रिलेशन देखो ना, V इक्वल्स टू IR है, हम लोगों ने I को वर्टिकल एक्सिस पर रखा है। रेजिस्टेंस। हाँ, 1 बाय 1 अपॉन रेजिस्टेंस। मतलब ये टर्म y एक्सिस पे प्लॉट हो रहा है, ये टर्म x एक्सिस पर प्लॉट हो रहा है, तो ये
आर नहीं होगा, स्लोप विल बी 1 अपॉन 1 आर। by R. इसका मतलब जितना ज्यादा स्लोप आएगी, आप कह सकते हो जितनी ज्यादा स्लोप आएगी बेसिकली रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, इसका उतना ही कम होगा। दिस इज फॉर ओमिक एलिमेंट्स। नॉन ओमिक एलिमेंट्स में करंट और वोल्टेज के बीच का जो ग्राफ होता है वो डिफरेंट होगा, मतलब वो लीनियर ग्राफ नहीं होगा, मे बी वो ग्राफ कुछ ऐसा हो कर्व के शेप में। तो अगर आई और वी में कुछ कर्व बन रहा है तो दैट इज क्लियरली इंडिकेशन ऑफ नॉन ओमिक एलिमेंट, मतलब कि ओम्स लॉ फॉलो नहीं चल रहा है इसके अंदर। और ये वो मटेरियल्स होते हैं जिनका रेजिस्टेंस फिक्स नहीं होता, इनके रेजिस्टेंस की वैल्यूज बदलती है। ओम्स लॉ में ये माना गया है कि किसी भी वोल्टेज और करंट पर रेजिस्टेंस सेम रहेगी, बस चाहे जितनी ज्यादा करंट फ्लो कर जाए, चाहे जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए। करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के लो और हाई किसी भी कंडीशन पर रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं करेगी, ये ओम्स लॉ का एजम्पशन है। लेस करंट, लेस पोटेंशियल डिफरेंस, मोर पोटेंशियल डिफरेंस, इन बोथ केसेस रेजिस्टेंस विल बी एज इट इज। बट बाकी कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जिसमें ज्यादा करंट करने पर रेजिस्टेंस बदल जाती है, कम करंट करने पर रेजिस्टेंस बदल जाती है, उनके ग्राफ कुछ ऐसे बनेंगे कर्व के फॉर्म में। और ऐसे में अगर हम किसी स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर एट एनी स्पेसिफिक पॉइंट इन कर्व का कोई टेंजेंट प्लॉट करें, टेंजेंट इन कर्व्स की अगर हम प्लॉट करते हैं कहीं पर और उसका कुछ थीटा एंगल बन रहा हो यानी कि स्लोप, सपोज मैंने टेंजेंट प्लॉट किया है ग्राफ के किसी पॉइंट ए के ऊपर, ग्राफ के ऊपर पॉइंट ए लिया, पॉइंट ए पर टेंजेंट बनाया, टेंजेंट का एंगल tan थीटा बना, तो tan ऑफ थीटा को हम स्लोप कहेंगे। दिस विल बी 1 डिवाइडेड बाय r। Yes, sir. बट ये r डायनेमिक रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको, मतलब दिस इज द रेजिस्टेंस एट द पॉइंट ए, at the point A, at some other point the device will have some different resistance, मतलब ये कुछ ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो अलग अलग वोल्टेज पर अलग अलग रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। So, इस ग्राफ के जैसे रियोस्टेट, नहीं, रियोस्टेट तो अलग चीज है, रियोस्टेट ओम्स लॉ को फॉलो करता है। तो सर नाइक्रोम वायर टाइप अलॉयज। नहीं, नाइक्रोम वायर इसको फॉलो करते हैं, ये सेमीकंडक्टर्स की बात हो रही है अच्छा जिनको सर, ये अभी नहीं पढ़ोगे, ये बहुत बहुत लास्ट चैप्टर है, वो डायोड के नाम से पढ़ जाते हैं, डायोड्स। अच्छा सर, डायोड्स। सुना है नाम इन लोग का? हाँ सर, डायोड नाम सुना सुना है। है। Yes, sir. मतलब ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के हार्डवेयर पार्ट है, सब एक तरीके से कह सकते हो। जितनी भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है वो स्टार्टिंग में सब डायोड, चिप और यही सब बने थे। ये सर मदरबोर्ड्स वगैरह में और सर्किट हाँ, में। उनमें यूज होते हैं ये सब। तो इनका रेजिस्टेंस फिक्स नहीं है, मतलब इनमें क्या होता है कि जैसे अगर आप इस ग्राफ को देखो तो मान लो ये ए पॉइंट है और यहाँ पर कोई बी पॉइंट है, आप बताओ कि कौन से पॉइंट पे टेंजेंट ज्यादा स्लोप देगा मुझे? पॉइंट ए का टेंजेंट ज्यादा स्लोप पे देगा या पॉइंट बी का सब टेंजेंट पॉइंट बी पे। पॉइंट बी का सर। पॉइंट बी का। तो पॉइंट बी पर टेंजेंट अगर मुझे ज्यादा स्लोप दे रहा है मतलब कि वहां रेजिस्टेंस कम है। रेजिस्टेंस कम होगी। हाँ, इसका मतलब पॉइंट बी के करस्पॉन्डिंग देखा जाए तो वोल्टेज ज्यादा है, पॉइंट ए के करस्पॉन्डिंग वोल्टेज कम है, वोल्टेज कम यानी होगी। यानी कि कम वोल्टेज पर ज्यादा रेजिस्टेंस और ज्यादा वोल्टेज पर कम रेजिस्टेंस। ये कहा जा सकता है कि इनकी रेजिस्टेंस वोल्टेज पे डिपेंडेंट है। लेकिन जो ओम्स लॉ फॉलो करने वाले एलिमेंट हैं उनके लिए बार बार मैं कह रहा हूँ रेजिस्टेंस का वोल्टेज और करंट में से कोई लेना देना नहीं है, चाहे जितना मर्जी वोल्टेज हो चाहे जितना मर्जी करंट हो, रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स रहेगी। ठीक है पॉइंट? यस सर। यस सर। राइट। अच्छा, इसके बाद ओम्स लॉ में एक और स्टेटमेंट दिया हुआ है कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। लास्ट क्लास में जब हम लोग डेरिवेशन कर रहे थे तो वहां पर एक डेरिवेशन ऐसा कुछ आया था, अगर हम रिकॉल करें कुछ ऐसा था, m डिवाइडेड बाय n e स्क्वायर टाउ l डिवाइडेड बाय a, और यहाँ पर i मिला था, चाहे नोट से Yes, करूँ एक बार पलट के Yes, देखो। Yes, sir. सर आया था। हाँ, तो इसमें जो पहला वाला टर्म था आपका, ये फर्स्ट टर्म जो ब्रैकेट के अंदर था, इसको हम लोगों ने रेजिस्टिविटी कहा। रो
बाकी ये वायर की लेंथ है, ये वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है और कैपिटल आई उस वायर पे करंट है। साथ में हम लोगों ने पिछली क्लास में एक और बात कही थी कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाएंगे तो जो वायर के अंदर के एटम्स होते हैं वो और ज्यादा तो फास्ट मूव करने लगते हैं। नहीं, मोबिलिटी बढ़ वो हाँ मोबिलिटी नहीं, बेसिकली आप ये कह सकते हो कि एटम्स के वाइब्रेट करने का स्पेस बढ़ जाता है, मतलब वो ज्यादा दूर तक वाइब्रेट करते हैं, उनके वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन और एटम के बीच का कोलिजन बहुत जल्दी जल्दी होने लगते हैं। एटॉमिक वाइब्रेशंस का एम्पलीट्यूड बढ़ता है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन और एटम के बीच कोलिजन रैपिड हो जाते हैं, जल्दी जल्दी हो जाते हैं। और टाउ था एवरेज टाइम बिटवीन द कोलिजन, डिक्रीज कर जाता है। तो टाउ की वैल्यू डिक्रीज कर जाती है। टाउ की वैल्यू जब डिक्रीज करेगी तो नेचुरल सी बात है कि ये पूरा टर्म विच इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, ये बढ़ जाएगा, रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। और जब रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी तो नेचुरली इसकी जो रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ेगी, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस की वैल्यूज बढ़ती है थ्योरेटिकल लेवल पर। और मैथमेटिकल लेवल पर इनका जो रिलेशन है रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का आपस का रिलेशन, मतलब रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर का जो रिलेशन है वो किस टाइप का रिलेशन है देखिए। अगर हम ये कह दें कि हमारे पास कोई वायर है और टेम्परेचर की वैल्यू मान लीजिए T डिग्री सेल्सियस है और T डिग्री सेल्सियस पर किसी वायर की रेजिस्टेंस को हम R रिमूव कर रहे हैं। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है एट सम टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस, फिर हम लोगों ने टेम्परेचर को बढ़ा दिया और T प्लस dt कर दिया, बहुत छोटे अमाउंट से बढ़ाएंगे। थ्योरी कहती है कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, बट क्योंकि टेम्परेचर को काफी स्मॉल अमाउंट से बढ़ाया गया है तो रेजिस्टेंस भी स्मॉल अमाउंट से बढ़ेगी, यानी कि सेम वायर में रेजिस्टेंस की वैल्यू नाउ R प्लस कुछ dr बन जाएगी। हालांकि फिजिक्स में एक और पॉइंट होता है, टेम्परेचर बढ़ने पर एक और फिनोमेना होता है, कॉमन फिनोमेना विच इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ने पर बॉडीज की लेंथ और एरिया भी बदलती है, लेंथ एरिया बढ़ जाता ठीक है। हाँ, तो उस एस्पेक्ट को यहाँ पर इग्नोर कर रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इस वायर की लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेंथ बदलेगा। और इस वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है यानी कि रेडियस ऑफ द वायर वो भी चेंज नहीं करेगा, ये एजम्पशन है मेरे। लेंथ एंड रेडियस सर अगर वायर में एक्सपेंशन हुआ तो फिर उसके रेजिस्टेंस कम होनी चाहिए ना, मतलब अगर हम मतलब उसमें फिर क्या होगा ना, एल वाला फैक्टर भी चेंज होगा, ए वाला फैक्टर भी चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर भी मतलब तीन फैक्टर्स को एक साथ चेंज करेंगे तो फिर हमें प्रेडिक्ट करना मुश्किल है कि रेजिस्टेंस बढ़ेगी कि कम होगी। मैथमेटिकल वैल्यूज ही बता। हाँ, वो डिपेंड करेगा यहाँ पर कौन सा फैक्टर कितना चेंज हो रहा है। यस इसलिए हमने अपने आप को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोगों ने उस एस्पेक्ट को ही इग्नोर कर दिया है कि लेंथ और एरिया में भी कोई चेंज आएंगे। नाउ अब यहाँ पर एक डेफिनेशन है कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। डेफिनेशन दे रहे हैं आप, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस, ये किस तरीके से डिफाइन किया गया है। चेंज इन द रेजिस्टेंस dr अपॉन द ओरिजिनल रेजिस्टेंस, यानी आप कह सकते हो कि फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस बाय ओरिजिनल, यानी कि फ्रैक्शनल चेंज इन द रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ टेम्परेचर dt। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। मतलब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर कितना फ्रैक्शनल चेंज मिलेगा रेजिस्टेंस के अंदर, उसको कहा गया है थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। इसको हटा दे रहे हैं यार आप। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, दिस इज डेफिनेशन ऑफ थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी डिनोटेड बाय अल्फा। थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी अल्फा से डिनोट करिए। डेफिनेशन इज द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर।
और यहां से हमको रिलेशन मिल जाएगा dr इक्वल्स टू r मल्टीप्लाइड बाय अल्फा मल्टीप्लाइड बाय dt। नाउ ये जो फ्रैक्शनल चेंज ऑफ रेजिस्टिविटी यानी कि अल्फा है, ये प्रैक्टिकली टेम्परेचर पर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। इसको एक एग्जांपल से समझो। मान ले एक वायर का रेजिस्टेंस, सपोज दैट एक वायर का रेजिस्टेंस 20 ओम्स है और जब टेम्परेचर की वैल्यू 40 डिग्री सेल्सियस थी, हम लोगों ने टेम्परेचर को मान लीजिए 40 से 45 डिग्री सेल्सियस पर ले गए, 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया या फिर 1 डिग्री बढ़ाते हैं, 41 कर देते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया और मे बी रेजिस्टेंस 20 से बढ़ करके 22 हो गया। फिर हमने इसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया और हमने इसको 42 डिग्री सेल्सियस कर दिया। नाउ रेजिस्टेंस फिर बढ़ेगा। बट क्वेश्चन उठता है कि क्या जितना रेजिस्टेंस 40 से 41 डिग्री सेल्सियस में इंक्रीज हुआ है, 40 टू 41 रेजिस्टेंस 2 ओम से बढ़ा है, तो नहीं सर, 41 से 42 भी उतना ही बढ़ेगा क्या? नहीं सर, उतना नहीं बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा। एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में जितने भी एक्सपेंशन है ना, जितने भी एक्सपेंशन है वो लो टेम्परेचर पर ज्यादा होते हैं और जैसे जैसे टेम्परेचर ज्यादा होने लगता है एक्सपेंशन कम हो जाती है। ये कुछ वैसा ही है बाय नेचर, जैसे हम लोगों की हाइट की ग्रोथ अपने इनिशियल एजेस में ज्यादा होती है और एज बढ़ने के साथ साथ हाइट की ग्रोथ कम होने लगती है। ग्रोथ होती है बट बहुत नेग्लिजिबल ग्रोथ होती है। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, अब 22 से ये हो सकता है 23.5 डिग्री सेल्सियस ही बढ़े। तो अगर हम अपनी डेफिनेशन को फॉलो करें तो क्या कहना चाहिए कि यहाँ पर अल्फा की वैल्यू और यहाँ पर अल्फा की वैल्यू क्या सेम वैल्यूज मिल रही है मेरे को? No, sir. नहीं मिल रही। बट दिस इज प्रैक्टिकल सिनेरियो। प्रैक्टिकल सिनेरियो में अल्फा की वैल्यू टेम्परेचर के साथ साथ डिफरेंट होती जाती है। ये प्रैक्टिकल सिनेरियो है। हम लोग को फिर सिंपल करना है अपने सिलेबस को। हमारे सिलेबस में ये ऐसा माना जाता है कि जो अल्फा है वो हर एक टेम्परेचर पर एज इट इज रहेगा, ये मान के चल रहे। फॉर एवरी टेम्परेचर अल्फा विल रिमेन कांस्टेंट। इस एजम्पशन के बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये प्रैक्टिकल सिनेरियो है बट इसको हमें कंसिडर नहीं करना न्यूमेरिकल्स में, ना ही है हमारे सिलेबस में। सो अल्फा को हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करने जा रहे हैं और जब ये चीज एज अ कांस्टेंट होगी तो हम dr की जगह डेल्टा r भी यूज कर सकते हैं। दैट चेंज ऑफ रेजिस्टेंस विल बी r अल्फा मल्टीप्लाइड बाय चेंज ऑफ टेम्परेचर डेल्टा t। एंड नाउ अब आप लिख सकते हो कि अगर किसी वायर का रेजिस्टेंस T0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, T0 डिग्री सेल्सियस पर अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू R0 है और T0 प्लस डेल्टा T पे जाकर के रेजिस्टेंस की वैल्यू R0 प्लस डेल्टा R होगी, तो डेल्टा R कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस आ जाएगा R0 प्लस डेल्टा R विच इज R0 अल्फा डेल्टा T। यानी यहाँ से फाइनली कह सकते हो कि R0 कॉमन ले लेंगे तो R0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T विल बी द न्यू रेजिस्टेंस। नया रेजिस्टेंस इसका ये हो जाएगा। ये रिलेशन समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. यस Yes, sir. ठीक है ना, कि अगर R0 पहले वाला रेजिस्टेंस है तो डेल्टा T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के बाद जो नया रेजिस्टेंस होगा वो कैपिटल R होगा और उसको कैलकुलेट करेंगे R0 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। R0 ओरिजिनल रेजिस्टेंस, डेल्टा T चेंज ऑफ टेम्परेचर, अल्फा थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, R फाइनल रेजिस्टेंस। मतलब हम डेल्टा T को ऐसे भी लिख सकते हैं। डेल्टा T को आप चाहो तो ये भी कह सकते हो, इट इज द फाइनल टेम्परेचर माइनस ओरिजिनल टेम्परेचर, T माइनस T0 भी कह सकते हैं। फाइनल टेम्परेचर Yes, T माइनस ओरिजिनल टेम्परेचर T0, ऐसे भी लिख सकते हो इसको। कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. नो No, सर। sir. No, sir. ठीक, थैंक यू। सो इस हिसाब से एक और ग्राफ एक्सपेक्ट किया जाता है बिटवीन द रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर। तो हमने कहा कि जैसे टेम्परेचर की वैल्यू T0 है और उसके करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू R0 है,
टी नॉट के करस्पॉन्डिंग आर नॉट है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे आप, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ेगी। बट वो क्वेश्चन है कि क्या लीनियरली बढ़ेगा या नॉन लीनियरली, यानी कर्व होकर के बढ़ेगा। तो वो रिलेशन से मालूम चलेगा। रेजिस्टेंस और टेम्परेचर दोनों की पावर्स 1 लगी हुई है, इधर भी डिग्री 1 है, इधर भी डिग्री 1 है, तो लीनियर इक्वेशन है ये। लीनियर इक्वेशन का मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, बट लीनियर फॉर्मेट में, स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में बढ़ेगा ये, बिल्कुल ऐसे। और किसी नए टेम्परेचर T के करस्पॉन्डिंग नया रेजिस्टेंस R। इस ग्राफ में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में। नो सर। यस सर, हो Yes, गया। sir. ये ओरिजिन ठीक। से आएगा हाँ जी बच्चे, सर, ये ओरिजिन से आएगा। ओरिजिन पर ही जाएगा। रीजन क्या है? ओरिजिन पे जाने का मतलब होता है कि जीरो रेजिस्टेंस। एब्सोल्यूट Zero केल्विन। वो एक्चुअली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम टेम्परेचर Yes, को sir. जीरो कर पाए और रेजिस्टेंस को जीरो कर पाए। सर इसमें टेम्परेचर केल्विन या सेल्सियस जैसा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है? कोई भी लगा सकते हो, एक्चुअली T माइनस T नॉट है, डिफरेंस है यहाँ पर। ओके तो सर। चाहे आप सेल्सियस में डिफरेंस लें चाहे केल्विन में डिफरेंस लें, डिफरेंस सेम आएगा। ओके सर। ठीक है, तो टेम्परेचर का वो प्रॉब्लम नहीं है। ये ग्राफ हमको जीरो से दिखाना नहीं है कभी। अगर बाई चांस आपके स्कूल के एग्जाम में या बोर्ड के पेपर में या कहीं हो तो भले आप इसको दिखा दो, बट उसका कोई प्रैक्टिकल सेंस नहीं है। आप डॉटेड लाइन बना करके दिखा सकते हो ओरिजिन पे। ठीक है यार, मैथमेटिकली और थ्योरेटिकली दोनों चीजें क्लियर है? यस सर। Yes, sir. हो गया। यस सर। ठीक है, थैंक यू। नाउ लास्ट पॉइंट कि क्या सभी मटेरियल्स का, देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, बट ये तो उनके लिए है जो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं और मेटल्स होंगे। ये सिचुएशन मेटेलिक बॉडीज के लिए है सिर्फ। मेटल्स की ही ये प्रॉपर्टी होती है कि जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। जस्ट फॉर नॉलेज, हम लोगों ने भी एक दूसरा डिवाइस पढ़ा था, सेमीकंडक्टर। यस सर। सेमीकंडक्टर का रिजल्ट अपोजिट है। सेमीकंडक्टर में जितना उल्टा होता है, जितना ज्यादा टेम्परेचर करोगे रेजिस्टेंस कम होने लगता है उसका, क्योंकि उसके करंट की मैकेनिज्म अलग है। इनके करंट की मैकेनिज्म को लास्ट क्लास में बताई गई थी कि इलेक्ट्रॉन का ट्रेवलिंग होता है, वो बार बार एटम से कोलाइड करता है, जो क्लासिकल मॉडल था। सेमीकंडक्टर की करंट की थ्योरी थोड़ी अलग है, उससे अलग है थ्योरी। बट क्योंकि वो थ्योरी अभी इस समय कवर नहीं हो सकती, तो आप सिर्फ अपने नॉलेज के लिए लिख लो। फॉर सेमीकंडक्टर्स with increase of temperature the resistance decreases, opposite behavior है उनका। एक्चुअली उनमें ऐसा कुछ होता है, अगर हम टेम्परेचर और रेजिस्टेंस के बीच में सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं तो दे आर लाइक हाइपरबोलिक कर्व, जितना ज्यादा टेम्परेचर रेजिस्टेंस उतना कम फॉर द सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स। सर ये बस इसमें ऊपर से 10th में आईसीएसई बोर्ड में पढ़ाया गया था, ऊपर से अभी केवल। भी ऐसे पढ़ रहे हैं, अभी भी Yes, ये जब sir. आपका जब मॉडर्न फिजिक्स आती है तो उसके अंदर बताया जाता है इसको। सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन आएगा और जर्मेनियम, दो मटेरियल्स हैं। सिलिकॉन फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम कार्बन वाले ग्रुप में आते हैं सब, यस सर। है ना। कार्बन के जस्ट नेक्स्ट एलिमेंट उसी ग्रुप में है, सिलिकॉन होता है, और सिलिकॉन के जस्ट बाद वाला जो मटेरियल है वो है जर्मेनियम। वो सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं। इनमें ज्यादा टेम्परेचर रेजिस्टेंस कम हो जाती है। और इनके अलावा एक और पॉइंट, एक और स्पेशल मटेरियल्स हैं, वो भी तुम्हें बता दें नॉलेज के लिए। दे आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर्स। यस सर, नायोबियम एट 4 केल्विन Yes, sir. सभी सब पढ़ चुके हाँ, हैं। ये सब पढ़ा होगा। मतलब मटेरियल तीन तरीके के हो गए, एक कंडक्टर हो गया, एक सेमीकंडक्टर हो गया, और तीसरे सुपर कंडक्टर। कंडक्टर की रेजिस्टेंस बहुत लो होती है और बहुत मिनिमम। हाँ, सेमीकंडक्टर और सुपर कंडक्टर। सेमीकंडक्टर की खास बात क्या होती है, सॉरी सुपर कंडक्टर्स की खास बात होती है कि इनके लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर जिसको नाम दिया गया है क्रिटिकल टेम्परेचर। फिर रेजिस्टिविटी ऑलमोस्ट जीरो होती है। ऑलमोस्ट
इसको टीसी। क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा होने पर, जब क्रिटिकल टेम्परेचर से टेम्परेचर ज्यादा होता है तो ये कहा जाता है कि दे आर लाइक नॉर्मल कंडक्टर्स, ये एज अ नॉर्मल कंडक्टर काम करता है, नॉर्मल मेटल की तरह। पर जैसे ही टेम्परेचर क्रिटिकल से नीचे जाता है, बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर, रेजिस्टेंस ऑल ऑफ अ सडन द रेजिस्टेंस बिकम्स जीरो। टाइम नहीं लगेगा। मतलब इस चीज को अगर हम ग्राफ के ऊपर दिखाना चाहें तो ग्राफ के थ्रू समझने में काफी आसानी होती है। तो ग्राफिकली अगर आप इसको देखो तो टेम्परेचर और रेजिस्टेंस के बीच में क्या बोला जा रहा है कि अगर यहाँ कहीं पर हमारे पास कोई क्रिटिकल टेम्परेचर है तो उस क्रिटिकल टेम्परेचर के आगे, अबव, उसके बाद वाले टेम्परेचर पे इसमें ग्राफ वैसा ही होगा जैसा कि एक मेटल में बनाया गया था। मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगी, नॉर्मल मेटल वाला केस। लेकिन Yes. जैसे ही क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे गए, फ्लैट ये लाइन चीज जीरो पे। अचानक से जीरो होगी। मतलब ये यहाँ से ऑल ऑफ अ सडन गिरेगा एंड देन रेजिस्टेंस विल बिकम जीरो किसी भी टेम्परेचर पे। बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर एट एनी टेम्परेचर रेजिस्टेंस इज ऑलवेज जीरो। ये आपके ग्राफ होते हैं सुपर कंडक्टर्स के। सर ठीक है, ये सिर्फ स्कूल पॉइंट के बताया है, इसमें जेई से ऑब्वियसली का कोई लेना देना नहीं। बट हालांकि जेई ने इस पॉइंट पैराग्राफ पर एक इसके ऊपर एक कॉम्प्रिहेंशन बना के पूछ चुका है, बट वो ऐसा कॉम्प्रिहेंशन था जो ऑन द स्पॉट पढ़ करके आंसर देने वाला था। हटाएं इसको भी, अब हो गया। जी सर Yes, हटा sir. दीजिए। यस सर। ध्यान रखना, लेकिन यार ये बेसिक्स हैं आपके रेजिस्टेंस चैप्टर के बेसिक्स, लास्ट क्लास में और आज वाली क्लास में मिला करके। एंड रेजिस्टेंस का फाइनल पॉइंट जो कंसेप्ट वाइज है वो ये एनर्जी इन रेजिस्टर। हालांकि इसको भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, Yes, sir. ये पॉइंट भी हम लोगों ने कहीं ना कहीं डिस्कस किया होगा। मतलब आप लोगों ने ऑलरेडी 9th 10th में पढ़ा होगा। देखिए क्या है, अगर हम मान लें कि हमारे पास कोई एक बैटरी है ऑफ सम पोटेंशियल डिफरेंस, उसको कुछ मान लेते हैं V, और उसके साथ हमने एक रेजिस्टेंस लगाया। अब रेजिस्टेंस का सिंबल यूज कर सकते हैं, ये सिंबल जानते होगे आप। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके, तो R, ठीक। अब यहाँ पर आप एक दो पॉइंट्स ले, A और B, और यहाँ पर दो पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं C और D। बैटरी का काम होता है चार्ज को ट्रांसफर करना। तो मान लेते हैं ये बैटरी कुछ चार्ज ट्रांसफर करेगी, और ये बैटरी सपोज डेल्टा क्यू चार्ज ट्रांसफर करती है। वो डेल्टा क्यू चार्ज यहाँ जाएगा, रेजिस्टेंस के थ्रू जाएगा, और फिर वो डेल्टा क्यू चार्ज वापस इधर आएगा और वापस बैटरी से फ्लो कर जाएगा। यही काम है बैटरी का, चार्जेस को फ्लो कराना। यस सर। ठीक है, तो अब अगर जब डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो होगा, नोटिस करिएगा, जब डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो होगा फ्रॉम बी टू ए, पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ अगर वो चार्ज जाए, तो वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जा रहा है या फिर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जा रहा है। व्हेन द चार्ज इज ट्रेवलिंग फ्रॉम बी टू ए, बी टू ए मतलब लो पोटेंशियल साइड, लो से Low हाई to high. पोटेंशियल, Yes, लो sir. से हाई पोटेंशियल, Yes. लो से हाई, सुने तो लो से हाई पोटेंशियल जब जाओगे, जबकि हम लोगों ने ये पढ़ रखा है कि चार्ज जो होता है वो उसकी जो टेंडेंसी है, पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी होती है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाने की, Yes. राइट। तो यहाँ पर जो चार्ज का फ्लो हो रहा है वो अपनी नॉर्मल टेंडेंसी के अपोजिट, जैसे एक ऑब्जेक्ट की नॉर्मल टेंडेंसी होती है नीचे गिरने की, अगर उसको छोड़ोगे तो उसकी नॉर्मल टेंडेंसी है नीचे जाने की। तो अगर मुझे इसको नीचे जाने की बजाय ऊपर लेके जाना है तो क्या ये फिनोमेना अपने आप होगा या फिर मुझे इसके लिए कुछ एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, किसी Yes, चीज को sir. ऊपर कुछ ले जाने वर्क के लिए? करना जी पड़ेगा. सर खर्च करनी वर्क पड़ेगी। करना पड़ेगा। वर्क करना होगा आपको। Yes, sir. तो यहाँ पर जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो फ्रॉम द लो पोटेंशियल टू द हाई पोटेंशियल विच इज अगेंस्ट द टेंडेंसी। टेंडेंसी इज टू फ्लो फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल, बट यहाँ पर लो से हाई जा रहे हैं। ऐसा करवाने के लिए इस बैटरी को कुछ मेहनत करनी पड़ती है, इसको कुछ वर्क करना पड़ता है, इसको अपनी केमिकल एनर्जी लॉस करनी पड़ती है।
लूज Yes. करनी पड़ती केमिकल एनर्जी। तो जब डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो फ्रॉम बी टू ए, देन हम कहते हैं कि बैटरी लूजेस द केमिकल एनर्जी। और कौन से रेट पर? इट लूजेस द केमिकल एनर्जी एट रेट ऑफ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोगों ने एक और काम करा हुआ है कि जब कोई चार्ज किसी पोटेंशियल डिफरेंस को क्रॉस करता है तो जो वर्क डन का फॉर्मूला है चार्ज एंड पोटेंशियल, द चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, Potential चार्ज difference. इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, डेल्टा क्यू मल्टीप्लाइड बाय वी इज द वर्क डन। Yes, sir. बट हम लोग Yes, को sir. वर्क को निकालना नहीं, हमें निकालना क्या है? Rate, रेट, Rate. मतलब वर्क अपॉन टाइम। power. ये वर्क है, रेट निकालने के लिए इसको टाइम से और डिवाइड करिए, तो डिवाइडेड बाय टाइम डेल्टा टी, ये बैटरी ने लूज किया। Yes, sir. बट एनर्जी के बारे में ये भी कहते हो कि एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, तो बैटरी ने केमिकल एनर्जी लूज की होगी तो ये एनर्जी किसी और फॉर्म में भी जाएगी। रजिस्टर में Yes, sir. स्टोर हो Heat जाएगी। energy. हाँ, यही चीज Heat रेजिस्टेंस energy. के अंदर एज अ हीट प्रोड्यूस की जा सकती है, क्योंकि इसके अलावा और कोई पॉसिबल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता भाई। Yes, sir. फॉर्म ऑफ, सुनिए तो, फॉर्म ऑफ एनर्जी, अगर हम पूरे फिजिक्स की बात कर ले तो पूरे फिजिक्स में एनर्जी के कितने फॉर्म हैं जितने हम लोगों ने पढ़ रखे अब तक, तो हमारे हिसाब से काइनेटिक एनर्जी फॉर्म है, पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म है, Potential, chemicals, electric, केमिकल है, इलेक्ट्रिकल है, साउंड है, sound. लाइट है, न्यूक्लियर एनर्जी है। तो ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर कोई मोशन तो हो नहीं रहा कि काइनेटिक एनर्जी आ Yes, जाएगी, कोई स्प्रिंग और ग्रेविटी तो है नहीं, पोटेंशियल एनर्जी आएगी, ना कोई करंट फ्लो करने पर आवाज आती है कि साउंड एनर्जी आएगी, ना करंट फ्लो करने पर स्पार्क होता है कि लाइट एनर्जी आएगी, ना कोई न्यूक्लियर फिनोमेना हो रहा है। तो नेचुरल सी बात है कि ये सारी की सारी एनर्जी का सिर्फ एक ही पॉसिबल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है कि जो बैटरी ने केमिकल एनर्जी लूज की है वो रेजिस्टेंस के अंदर जा करके एज अ थर्मल एनर्जी यानी कि हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाए। सो द सेम एनर्जी ट्रांसफॉर्म्स इनटू थर्मल एनर्जी इन वायर। और वायर में थर्मल एनर्जी का कॉज, वायर में थर्मल एनर्जी क्यों हो सकती है? क्योंकि वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन और एटम के बीच में लगातार लड़ाई चल रही है। Yes, sir. Collisions होते हैं Collisions उसमें। इलेक्ट्रॉन, हाँ, इलेक्ट्रॉन बार बार एटम से कोलाइड करता है, तो वो कोलिजन की वजह से थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है। तो अगर आप इसे पूछा जाए कि थर्मल एनर्जी के प्रोड्यूस होने का रेट क्या है, रेट ऑफ थर्मल एनर्जी इन वायर, अगर आपसे कहा जाए, I square R. देखो ना, तो वायर में थर्मल एनर्जी उसी रेट से प्रोड्यूस होगी ना जिस रेट से बैटरी अपनी केमिकल एनर्जी लूज कर रही है, क्योंकि यही वाली एनर्जी यहाँ ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो जिस रेट से बैटरी की केमिकल एनर्जी खर्च हो रही होगी उसी रेट से यहाँ पर हीट भी जनरेट हो रही होगी, और बैटरी जिस रेट पर अपनी केमिकल एनर्जी को लूज कर रही है वो है डेल्टा क्यू इंटू वी अपॉन डेल्टा टी। तो इट इज डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी मल्टीप्लाइड बाय वी, और डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी को बाय डेफिनेशन क्या कह सकते हैं? इट इज द चार्ज अपॉन टाइम, So current. चार्ज Current. बाय करंट। I. तो आई, इसका मतलब आई इंटू वी, करंट इंटू वी इज द रेट ऑफ थर्मल एनर्जी इन द वायर। इसको पावर बोलते हैं, कैपिटल पी, Yes, sir. Power. पावर इन द रेजिस्टेंस। द पावर इन रेजिस्टर इज आई इंटू वी। पावर इन रेजिस्टर का मतलब होता है जिस रेट पर उसके अंदर थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, मतलब कि 1 सेकंड के अंदर कितनी हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। 1 सेकंड में आई इंटू वी अमाउंट की हीट प्रोड्यूस होगी यहाँ पर, और उतना ही यहाँ पर केमिकल एनर्जी भी लॉस होगी, क्योंकि यही केमिकल एनर्जी एज अ हीट आ रही है यहाँ पर। सो पावर इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाइड बाय वी इज द फॉर्मूला। ये जनरलाइज फॉर्मूला है। Yes, ये sir. V square by R भी हो सकता है, I square R भी हो सकता हाँ, वो तो हो सकता है, पर उसके अलावा भी देखिए, रेजिस्टेंस की पावर को प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे हैं, आई इंटू वी। इट इज अ जनरलाइज फॉर्म फॉर ओमिक एलिमेंट। नाउ अगर ये ओम्स लॉ फॉलो करता है तो क्या रिजल्ट आएगा यार? फॉर ओमिक एलिमेंट्स, अगर यहाँ पर ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है तो हम कहेंगे कि V equals V to equals IR. to IR।
तो उस केस में पावर की वैल्यू को लिख सकते हो आप, व्हेन v इक्वल्स टू y r, देन पावर कैन I square R. I square R. i स्क्वायर r, या फिर इसको v स्क्वायर r भी लिख सकते हैं। यस सर। तो अब आप समझो यहाँ पर क्यों मैंने इतना स्पेस कहा है। क्या आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर बाई आर को सेमीकंडक्टर के लिए यूज करेंगे? नो सर। No, sir. No, sir. ओम्स लॉ फॉलो ही नहीं हो। तो यानी कि ये फॉर्मूले उन्हीं के लिए हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करें, Yes, sir. बट ये फॉर्मूला जनरलाइज है क्योंकि इसके पीछे की थ्योरी कुछ और है। इवन इफ यहाँ पर कोई ऐसी डिवाइस लगी है जो ओम्स लॉ नहीं फॉलो करती, मान लीजिए कोई ऐसी डिवाइस है जो ओम्स लॉ को नहीं फॉलो करती, बावजूद उसके एनर्जी का जो बेसिक प्रिंसिपल है कि उसको क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते, तो जिस रेट पर केमिकल एनर्जी खर्च होगी उसी रेट पर यहाँ पर एनर्जी डेवलप होगी, चाहे ये ओम्स लॉ को फॉलो करे या ओम्स लॉ को फॉलो ना करे। यस। यानी इवन इफ इट इज नॉन ओमिक एलिमेंट, पावर विल बी I multiplied by V. It is generalized. But ये specific हो गए only for the metallic bodies, conductors. They are not for semiconductor. They are not for superconductors. Yes, sir. Difference clear हुआ यहाँ पर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक, राइट। और ये R सर्किट का नेट रेजिस्टेंस होगा, मतलब कि अगर हमारे पास दो चार रेजिस्टेंस होते हैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल, तो हम आगे अभी पढ़ेंगे कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस के हिसाब से अगर मल्टीपल रेजिस्टेंसेस लगाए जाएंगे तो यहाँ पे जो कैपिटल R लिखेंगे वो सबका कंबाइंड रेजिस्टेंस होगा, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यहाँ पर भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। चलिए, तो ये आपके रेजिस्टेंस की बेसिक प्रॉपर्टीज हो गई हैं। अब आते हैं सर्किट्स के ऊपर। रेजिस्टेंस की बेसिक प्रॉपर्टीज के बाद इनके सर्किट्स पे आइए। एक और बेसिक है, एक आगे बढ़ने से पहले, मतलब रेजिस्टेंस को प्रॉपरली पढ़ने से पहले ना एक और कंसेप्ट है जो डिस्टर्ब करता है, वो है बैटरी। बैटरी में बेसिकली एक टर्म आता है जिसको लेकर के कुछ कंफ्यूजन है, वो है ईएमएफ। Electromotive. हाँ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, बट इसको होता क्या है देखिए। मतलब ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, मतलब इसके बाद चैप्टर फॉर्मली स्टार्ट हो जाएगा। क्या होता है यार ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को डिफाइन कैसे करेंगे? तो थोड़ा सा केमिस्ट्री की तरफ चलते हैं, थोड़ा केमिस्ट्री की तरफ आओ। केमिस्ट्री की तरफ जाने पर ये होता है कि बैटरी में जो प्रोसेस है वो थोड़ा इस तरीके का है कि यहाँ पर एक जो ड्राई सेल्स होते हैं उनमें कहा जाता है कि यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एनोड कैथोड, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे यार। किसी की साइड से ना उनकी फैमिली की वॉइसेस आ रही है, तो अपना माइक कमरा म्यूट कर ले। तो इसमें ये कहते हो आप, जो केमिस्ट्री का एंगल है, बस 1 मिनट का टाइम लगेगा इसमें, कि हमारे पास कुछ कंटेनर होता है, कंटेनर के अंदर हमारे पास कुछ इलेक्ट्रोलाइट है। एक सेकंड, सेरीन अग्रवाल माइक म्यूट करो, पढ़ते समय तुम बातें कर रहे हो। तो इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह होते हैं, उसके अलावा दो इलेक्ट्रोड, जिसमें आप नाम देते हो एनोड और कैथोड का। क्या फिनोमेना होता है यार, जब एक मेटल को इसके साथ कनेक्ट करते हैं तो बैटरी के अंदर किस तरीके की रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शंस। तो हम लोग ऐसा कहते हैं कि जैसे ही बैटरी को एनोड और कैथोड से कनेक्ट किया जाता है तो प्रोसेस क्या हो जाता है फिर वहां पर? इलेक्ट्रॉन्स Electrons पॉजिटिव का साइड transfer से होता वो है। अट्रैक्ट करता है, फिर नेगेटिव साइड से ठीक, हाँ, तो ओके, तो मेटल के अंदर एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन बैटरी के एक इलेक्ट्रोड पे आ गए। यस ऐसे ही होता है। Yes, sir. Yes, sir. तो इधर वाले से मान लेते हैं, इधर वाले से इलेक्ट्रॉन आ गए,
तो जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे एट द सेम टाइम, ऐसा कहा जाता है, मतलब ये अब केमिस्ट्री में है, ऐसा बोलते हैं कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन किसी एक इलेक्ट्रोड के ऊपर एंटर करता है, वैसे ही ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इसकी इलेक्ट्रोलिसिस होती है। Yes, sir. सिंप्लिसिटी के लिए अगर मैं HCl एग्जांपल लेता हूँ, Yes, sir. H plus और Cl minus में dissociate होते हैं. डिसोसिएशन हो जाती है कि इसमें H प्लस एक आयन बन जाता है और Cl माइनस एक आयन बन जाता है। तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स बनते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रोड पर गया, वैसे ही पॉजिटिव आयन इसकी तरफ आ गया, जिसने इलेक्ट्रॉन को कंपनसेट कर दिया। Yes, sir. ये इलेक्ट्रॉन added हो जाएगा. हाँ, मतलब नेगेटिव आया, उसके साथ एक पॉजिटिव आया, पॉजिटिव नेगेटिव मर्ज हो गए, काम खत्म। Yes. और एट द सेम टाइम नेगेटिव वाला आयन दूसरे इलेक्ट्रोड पे जाता है, और दूसरे इलेक्ट्रोड पर जब नेगेटिव आयन जाता है तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, और वो इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर एंटर कर जाता है, एंड देन वो एक सर्कुलेशन बन जाती है इस तरीके से। मतलब इधर से इलेक्ट्रॉन आया और ये बेसिकली पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हुआ हमारा। जिस पे पॉजिटिव आयन जा रहा है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, जिस पर नेगेटिव आयन जा रहा है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। नोटिस करने वाला पॉइंट क्या है, सिर्फ ये देखो, इनसाइड बैटरी इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं या फिर आयंस मूव करते हैं? Sir, ions. आयंस आयंस मूव करते हैं। पॉजिटिव आयन कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे हैं? Sir, cathode. पॉजिटिव वाले Anode. पॉजिटिव वाले नहीं, एनोड कैथोड छोड़ दो, मतलब पॉजिटिव आयन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है या नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है? सर सर पॉजिटिव वाले पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पॉजिटिव आयन इज गोइंग टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव आयन इज गोइंग टू द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। क्या ये इनका नेचुरल बिहेवियर है? पॉजिटिव का पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, क्या नेचुरल बिहेवियर? सर उल्टा रहता है हाँ, जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है वो क्यों पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करेगा? वो तो रिपेल करेगा उसको। सर एक चीज फिर से बता दीजिए, यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड क्यों है जब इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं उस पे? तो वो मैन्युफैक्चरिंग की जाती है उसकी, वो ऑलरेडी इस तरीके से मैंने, ये न्यूट्रलाइज नहीं होते यार, ये न्यूट्रलाइज नहीं होते यहाँ पर। अच्छा, मैं कहा ना, उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, थोड़ा सा केमिकल और इसके पहले की भी केमिकल रिएक्शन है। इलेक्ट्रोड के पॉजिटिव नेगेटिव बनने का भी कुछ केमिकल प्रोसेस है, बट वो हम डिस्कस नहीं कर रहे थे। Yes, sir. अभी आप टेम्परेरी सिर्फ इतना समझो, जो हमारा फिजिक्स वाला पार्ट है, कि we have a positive and negative electrode and the positive ions are being forced towards the positive electrode. Yes, sir. उसके नेचर के अगेंस्ट है. इसका मतलब बैटरी के अंदर कोई इनविजिबल फोर्स है जो पॉजिटिव आयन को पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ धक्का दे रही है, क्योंकि वैसे तो ये पॉजिटिव आयन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से रिपेल होना चाहिए था। Yes. यानी कि समथिंग इज फोर्सिंग द पॉजिटिव आयन टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। और इसी गलतफहमी को लेकर के नाम पड़ गया था इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यानी स्टार्टिंग में लोगों को ऐसा लगा, साइंटिस्टों को हमारे ऐसा लगा कि यार बैटरी के अंदर फोर्स वाली कोई काम हो रहा होगा, कुछ ना कुछ फोर्स लग रही होगी जो पॉजिटिव आयन को पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भेज रही है। और वो फोर्स अगर एफ हो, मान ले वो फोर्स एफ है जो बैटरी के अंदर लग रही है, और वो फोर्स और दोनों इलेक्ट्रोड मान लो आपस में डी डिस्टेंस है, तो कितना वर्क इस फोर्स ने किया होगा? जो हमारा फोर्स एफ है, अगर उस फोर्स ने पॉजिटिव आयन को एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ भेजा जो कि डी डिस्टेंस पर है, तो कितना वर्क इसने किया होगा? और ये एफ बी के लिए, एफ बी मतलब फोर्स बाय द बैटरी। So minus FB. नहीं, माइनस क्यों होगा? फोर्स बाय बैटरी इज लेफ्ट, अच्छा, पॉजिटिव आयन इज मूविंग टू द लेफ्ट, FB into D पॉजिटिव. तो बैटरी का फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस, Yes. फोर्स बाय बैटरी, दिस इज द वर्क डन बाय बैटरी। और अगर इस आयन का चार्ज क्यू मान लेते, इस आयन का चार्ज क्यू मान लें आप, हालांकि HCl के एग्जांपल में H के ऊपर सिंगल चार्ज आता है, तो अगर हम Q मान लेते हैं तो वर्क डन
by the battery force divided by Q, that is the charge on the ion. मतलब work done per unit charge. Potential. Potential. Now इसको EMF नाम दिया गया है, मतलब हमारे साइंटिस्टों को ये मालूम नहीं है, इसके पीछे की स्टोरी किसी को नहीं पता है कि ऐसा क्यों हुआ है. आई मीन बुक्स में साइंटिस्टों को ये भी नहीं पता क्या रीजन था कि पोटेंशियल डिफरेंस को फोर्स का नाम दिया गया. कहीं कहीं पर लोगों से गलतियां हुई है, मतलब वो डेफिनेशन करते वक्त नाम गलत दे गए, और क्योंकि नाम गलत दे गए बट वो एक ट्रेंड बन चुका है, अब उसको कोई बदलना नहीं चाह रहा है. By name it is electromotive force, but by mathematical definition it is the work per unit charge, which is a potential difference. Potential difference. And therefore EMF is also considered as the potential difference. बट अगर मुझसे कोई पूछे या आपसे कोई पूछे कि EMF को डिफाइन करो आप, EMF क्या चीज है, तो हमारी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? पोटेंशियल नाम नहीं लेना, नाम पोटेंशियल का नाम नहीं लेना आपको. EMF डिफाइन Work done करने by की जो charge Work across done terminals of in battery. moving a बाय charge. चार्ज नहीं, बाय चार्ज नहीं, द वर्क डन बाय बैटरी, By battery per unit charge. वर्क डन बाय बैटरी पर यूनिट चार्ज. सर बाय Work मतलब done by डिवीजन वाला battery. साइन उसकी बात कर रहे थे. हाँ चलिए, अभी तो समझ में आया. सर EMF जो टर्म है वो हाँ. सिर्फ करंट वाले में यूज करेंगे ना? नहीं, कहीं भी यूज कर सकते हो. ये सर बैटरी कैपेसिटर के में भी कुछ जगह था ये में. बैटरी के साथ है, देखो इतना टेंशन ना लो, मतलब ये सिर्फ आप बोर्ड एग्जाम के लिए है, बाकी किसी मतलब नहीं आएगा. खाली स्कूल के एग्जाम्स के लिए हो सकता है, बाकी तो हम लोग EMF को पोटेंशियल डिफरेंस मान के ही अपना क्वेश्चन करेंगे. ये सर अब साइलेंट नोट करके आंसर दिए होते फिर कर देते हैं. वो न्यूमेरिकल करना अलग बात होती है, मैं तो वो स्कूल के आंसर के लिए बोल रहा हूँ. वो अगर पूछते हैं कि डिफाइन EMF, तो आप लिख देना इट इज द वर्क डन बाय द बैटरी in moving a unit charge from one electrode to the other electrode. Q से डिवाइड किया है ना, इसका मतलब यूनिट चार्ज का वर्क डन निकालते हैं. वर्क डन बाय द बैटरी in moving a unit charge from one electrode to the other electrode is defined as electromotive force. न्यूमेरिकल के सेंस में जाओगे तो इसको पोटेंशियल डिफरेंस माने. ठीक है यहाँ तक? जी सर. यस सर. राइट. और बैटरी की जो फोर्स होती है इसके बारे में एक और स्टेटमेंट दे. बैटरी की फोर्स ये बाय नेचर, ये भी आपके सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए है. द फोर्स ऑफ बैटरी है द फोर्स इनसाइड द बैटरी विच इज पुशिंग द चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, जो उसको पुश कर रही होगी, ये बाय नेचर नॉन कंजर्वेटिव. बाय नेचर नॉन कंजर्वेटिव. Yes, sir. चलिए ये दो बातें ध्यान रखना. नाउ आगे बढ़ो. ये जो आयंस हैं क्या ये फ्री स्पेस में चल रहे हैं या किसी मीडियम के अंदर चल रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइट के अंदर. तो इलेक्ट्रोलाइट एक लिक्विड मीडियम है, किसी भी मीडियम में चलोगे तो रेजिस्टेंस तो मिलेगी. हम अपनी साइकिल चलाएं, कार चलाएं, खुद चलें, अगर हवा चल रही होगी तो हमें रेजिस्टेंस मिलेगी. तो ये जो आयंस मूव करते हैं बैटरी के अंदर, इनको इलेक्ट्रोलाइट की वजह से रेजिस्टेंस मिलती रहती है, और उसको हम लोग एक नया नाम देते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी. नाम तो सुना ही होगा इसका भी आप लोगों ने. सर यहाँ पे जो दो प्लेट्स हैं कैपेसिटर की तरह वर्क करते हैं? नहीं, कैपेसिटर में और इसमें फर्क है. कैपेसिटर की जो दो प्लेट्स होती है उनके पोटेंशियल डिफरेंस को आप चेंज कर सकते हो चार्ज को चेंज करके, लेकिन बैटरी के दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि EMF है वो एक फिक्स्ड वैल्यू है, चाहे यहाँ पर करंट कम चले चाहे करंट ज्यादा जाए. तो सर इसमें डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो डाइलेक्ट्रिक इसमें भी है नहीं, तो डिफरेंशिएट ये तो कह रहे हैं ना कि अगर इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अमाउंट ऑफ करंट के इंडिपेंडेंट है तो ये बैटरी है, और अगर करंट यानी कि चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रहा पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू
तो ये फिर कैपेसिटर है। खैर ये सुनो, इंटरनल रेजिस्टेंस सेकंड डेफिनेशन। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या चीज है? नॉन कंजर्वेटिव होने की वजह से रेजिस्टेंस आएगा। in electrodes sir- of battery. और सर ये होता है प्रैक्टिकली, जैसे 9 वोल्ट की बैटरी है तो 8.6 या 8 वोल्ट ही सप्लाई कर पाती है इंटरनल वो तो हाँ। रेजिस्टेंस की वजह से। हाँ वो ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, क्वेश्चन आंसर स्कूल वाला लिख लो। आपको पहले वो समझो फिर बताते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस, तो आप उसका आंसर लिखना, रेजिस्टेंस इन द फ्लो ऑफ आयंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। पहले थ्योरेटिकल कर लो, फिर न्यूमेरिकल भी बता देगी भाई। यहाँ तक Yes, समझ sir. आया? यस सर। यस सर। यस सर। अब तीसरे पॉइंट पर आइए। तीसरा पॉइंट ये था कि यहाँ पर मतलब कि जो हमारा मेटल है यहाँ पर कितनी एनर्जी पहुंचेगी, यहाँ पर कितनी एनर्जी आएगी। देखिए पक्का क्लियर है ना यार? ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों की थ्योरेटिकल डेफिनेशन क्लियर हुई आपको? यस Yes, सर। sir. यस सर क्लियर। सर Yes, इंटरनल sir. रेजिस्टेंस मतलब केवल जो सर केवल जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही है ना, कि पूरे वायर के लिए भी है? ओनली फॉर इलेक्ट्रोलाइट। जो इन वायर्स का रेजिस्टेंस है ना, बाहर के जो वायर्स हैं, इन वायर्स का रेजिस्टेंस और मेटल का, उसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नाम दिया गया है। रेजिस्टेंस को भी दो तरीके से डिफाइन, इंटरनल मतलब जो बिटवीन द इलेक्ट्रोड है, और एक्सटर्नल मतलब जो बाहर के वायर्स में। यस सर। इतना सीरियसली मत सुनिए, आप क्वेश्चन आंसर लिख लो बस। आगे बढ़ते हैं। ईएमएफ को डिफाइन कर लिया। ईएमएफ को आप ऐसे भी कह सकते हो, ईएमएफ इज फोर्स इनटू डी, मतलब वर्क अपॉन चार्ज। इस हिसाब से हम ये भी तो कह सकते हैं कि एफ बी इंटू डी, विच इज द वर्क डन बाय बैटरी, इज चार्ज मल्टीप्लाइड बाय ईएमएफ। चार्ज इनटू ईएमएफ। यस और यस सर। ईएमएफ को पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है अल्टीमेट। ईएमएफ को सिंबल पर जाना है ना, इसको ई, मतलब नॉर्मल ई नहीं लिखते, थोड़ा सा स्टाइलिश वाला ई है ना, स्टाइलिश है। Q इंटू ई, द वर्क डन बाय बैटरी, चार्ज इंटू ईएमएफ। इसका रेट निकाल ले यार, वर्क Yes, का sir. रेट। यस सर। और फिजिकल मतलब क्या हुआ? वर्क बाय बैटरी का फिजिकल मतलब वर्क इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। फिजिकल मतलब वर्क बाय बैटरी का फिजिकल मतलब वर्क मींस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। वर्क डन बाय बैटरी मतलब बैटरी ने कुछ एनर्जी ट्रांसफर कर दी, यानी Q इंटू ई बैटरी की ट्रांसपोर्ट एनर्जी है। बैटरी के पास एनर्जी थी कौन सी? केमिकल वाली, तो यानी Q इंटू ई आप कह सकते हो लॉस ऑफ केमिकल एनर्जी। इट इज द लॉस ऑफ केमिकल एनर्जी। सेम चीज ना क्वेश्चंस में जब जाओगे ना, तो यही चीजें घुमा फिरा के पूछते हैं, नाम बदल बदल के पूछ रहे थे। फाइंड द लॉस ऑफ केमिकल एनर्जी, फाइंड द वर्क बाय बैटरी, बोथ आर सेम थिंग्स, चार्ज इंटू ईएमएफ। अब अगर इसका रेट निकालो आप, रेट ऑफ लॉस ऑफ केमिकल एनर्जी, यानी कि टाइम से डिवाइड करें इसको रेट निकालने के लिए, तो Q इंटू ई, और उसको जब टाइम से डिवाइड कर देंगे, Q ई और डिवाइडेड बाय टाइम, करंट डिवाइडेड बाय टाइम, तो चार्ज अपॉन टाइम को करंट लिख लेंगे, और करंट इंटू ईएमएफ, आई इंटू ई, रेट ऑफ लॉस ऑफ केमिकल एनर्जी। इसको कहा जाता है पावर बाय द बैटरी, पावर ऑफ अ बैटरी। आधे से ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चंस हम सबके इसलिए गलत हो जाते हैं क्योंकि हमें प्रॉपर टर्म्स नहीं पता होती है, हमें उसका मतलब नहीं पता होता है, लैंग्वेज क्लियर नहीं होती है। आधे से ज्यादा क्वेश्चन गलत होने का सबसे बड़ा रीजन यही है।
हम लोग साइंस को पढ़ते किस तरीके से, खाली फॉर्मूले से, पावर इक्वल टू EI। हम रिवीजन नोट्स बनाते हैं तब भी यही काम करते हैं, पावर बराबर EI लिख करके आगे बढ़ जाते हैं, हम समझते हैं कि हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए जी, अब ये बताओ जो बैटरी ने केमिकल एनर्जी लूज की है वो कहाँ पर ट्रांसफॉर्म होगी, कहाँ चली जाएगी वो? सर कुछ हीट सर एनर्जी में हीट जाएगी और तो रेजिस्टेंस और बैटरी में। में कुछ ही रेजिस्टेंस में loss चली जाएगी। हाँ, दो जगह पे जाएगी, क्योंकि जब हम ये कह रहे हैं कि आयंस के मूवमेंट में रेजिस्टेंस आ रही है, तो किसी के भी मूवमेंट में रेजिस्टेंस होगी तो लॉस ऑफ एनर्जी तो जाएगी वहां पर। यस तो बैटरी की जो केमिकल एनर्जी खर्च हुई उसका कुछ पार्ट इन आयंस के इलेक्ट्रोलाइट की रेजिस्टेंस की वजह से खर्च हो जाएगा। आयन जब मूव करेंगे इलेक्ट्रोलाइट उनको रेजिस्ट करेंगे, मीडियम की रेजिस्टेंस, तो उसमें भी कुछ एनर्जी लॉस होगी। वो कितना होगा? लॉस ऑफ एनर्जी अगेंस्ट रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस जिसको कह सकते हो, ये कितना होगा? रेट निकाल रहे इसका, रेट ऑफ। तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला डेवलप किया, जस्ट थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला डेवलप किया था किसी रेजिस्टेंस के लिए। जब रेट चाहिए आपको, रेजिस्टेंस का रेट, तो आप I स्क्वायर इंटू आर कर सकते हैं ना इसको, रेजिस्टेंस के केस में। यस सर। यस अभी थोड़ी देर पहले डिराइव किया था, I स्क्वायर इंटू आर। बट यहाँ जो आर कंसिडर करेंगे वो इंटरनल रेजिस्टेंस कंसिडर करेंगे, I स्क्वायर आर। अब ये बताओ कि बाहर के मेटल को क्या एनर्जी मिल रही होगी, इस मेटल को यहाँ पर जो एनर्जी आएगी, क्योंकि जो मेटल में एनर्जी आएगी वो हीट के फॉर्म में जाएगी। सर बैटरी ने जो स्क्वायर कैपिटल आर। बैटरी ने अपनी केमिकल एनर्जी खर्च की, लेकिन उसी केमिकल एनर्जी का कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट बैटरी के अंदर ही इन आयंस को मिल जाएगा, ताकि ये आयन मीडियम के रेजिस्टेंस को क्रॉस कर पाए। यानी कि बैटरी ने जो वर्क किया वो 100% बाहर वाली वायर में नहीं मिलेगा। तो इस मेटल के पास अगर पूछा जाए कि किस रेट पर एनर्जी आ रही है, रेट ऑफ एनर्जी फॉर दिस वायर, तो आप कह सकते हो बैटरी ने जो लॉस किया था वो E इंटू आई था, लेकिन उसमें से I स्क्वायर स्मॉल आर को कम करना पड़ेगा मुझे, जो बच गया वो यहाँ पर आ जाएगा। यस बट इसको हम कह सकते हैं इट इज E माइनस आई इंटू आर मल्टीप्लाइड बाय आई, कह सकते हैं पर। यस सर। यस सर। यस सर। सर ये किस और चीज़ की रेट ऑफ एनर्जी है जो स्टोर हो रही है रेजिस्टेंस में? रेजिस्टेंस में स्टोर नहीं होता, वहां पर जो एनर्जी जाती है वो हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाती है, गर्म हो जाता है वायर। हाँ सर सॉरी, मेटल में। मेटल में एनर्जी स्टोर नहीं होती है, ध्यान रखना। अच्छा एक बात बताइए, हमारे घर में अगर ऐसा होता ना, तो हम जो बिजली यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हैं ना हम लोग को, तो वो बिल हम एनर्जी के स्टोर करने का पे कर रहे हैं या फिर एनर्जी को खर्च करने का पे कर रहे हैं? हाँ सर, खर्च खर्च करने। करने का। खर्च हो गई भाई, वो वापस नहीं मिल पाएगी आपको। अगर इस रिवर्स साइकिल थोड़ी चलता है, मतलब जो मेटल में एनर्जी गई वो अंदर हीट बन जाती है और वो हीट इससे आगे डिसिपेट हो जाती है। इसीलिए जो वायर्स होते हैं उनके चारों तरफ काफी मोटी प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है, ताकि वो हीट हमारे सराउंडिंग में ना जाए। खैर वो थ्योरेटिकल पार्ट जाएगा फिर से। तो इस मेटल के पास जो एनर्जी आ रही है, और वो एनर्जी जो कि यहाँ पर हीट के फॉर्म में चली जाएगी, वो है E माइनस आई आर इंटू आई। एंड अभी थोड़ी देर पहले एक जनरलाइज फॉर्मूला कहा गया था कि रेट ऑफ हीट, जहां पर मैं ये स्टेटमेंट दे रहा था कि ये ओम्स लॉ फॉलो करे चाहे ना करे, रेट ऑफ हीट को इन जनरल I मल्टीप्लाइड बाय V कहा गया था इन जनरल। यस सर। यस सर। यस सर। I इंटू V, तो I तो ये हो गया, इसका मतलब है E माइनस आई आर को आप कह सकते हो कि ये इस मेटल के पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है।
ये चीज एज अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द मेटल है, Yes, sir. दैट इज वी, वी है यहाँ पर। अब जरा पूरी कहानी को ध्यान समझिए। इसके पहले वाली जो डेरिवेशन थी वो और ये दोनों मर्ज करके चलोगे तो समझ आएगा। तो नाउ डिफरेंस समझो आप। बैटरी का ईएमएफ और इस मेटल का पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब बाहर के वायर में पोटेंशियल डिफरेंस और बैटरी का ईएमएफ, क्या दोनों सिमिलर चीजें हैं? ईएमएफ क्या बन रहा है? ईएमएफ की डेफिनेशन क्या हो रही है? कितना वर्क किया गया यूनिट चार्ज को यहां से यहां लाने में, या फिर अदर वे आप कह सकते हो कि ईएमएफ का मतलब होता है एक यूनिट चार्ज को ट्रेवल करने के करस्पॉन्डिंग कितनी केमिकल एनर्जी खर्च हुई। यूनिट चार्ज को एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पर ले जाने पर कितनी केमिकल एनर्जी खर्च हुई है, ये ईएमएफ है। क्या जितनी केमिकल एनर्जी खर्च हुई वो पूरी बाहर मिल जाएगी मुझे? केमिकल एनर्जी क्या पूरा बाहर आएगा? नहीं आएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से कुछ, हाँ, जो केमिकल एनर्जी खर्च हुई उसी केमिकल एनर्जी का कुछ पोर्शन इन आयंस को दिया जाएगा ताकि ये मीडियम पे रेजिस्टेंस को ओवरकम कर ले, और जो बच जाएगा वो इस मेटल को दिया जाएगा। बात आ रही सामने कि नहीं आ रही है? ये सर आ रही Yes, sir. है ना? सर मतलब E माइनस आई और I जो है वो रेट ऑफ एनर्जी बीइंग ट्रांसफर्ड है। हाँ, मतलब ये इस रेट पर एनर्जी मेटल को मिल रही है। ये पूरा टर्म जो आप देख रहे हो, ये पूरा टर्म मैथमेटिकली इस रेट पर इस मेटल के अंदर एनर्जी जा रही है, बट वो अंदर स्टोर नहीं हो रही। इसके अंदर एनर्जी आ रही है बट वो एनर्जी इमीडिएटली वापस भी आ जाएगी बैटरी। नहीं, वापस नहीं आएगी। अगर वो एनर्जी वापस आ जाती फिर तो टोटल एनर्जी कंजर्व नहीं हो गई, तब तो हम कंजर्वेटिव बोलते हैं। यस सर, कंजर्वेटिव हो जाती है। हाँ भाई सर, बैटरी ने और केमिकल use एनर्जी कर खर्च हुई, बैटरी ने केमिकल एनर्जी खर्च कर दी। उस केमिकल एनर्जी का कुछ पार्ट मेटल के पास गया और मेटल ने उस एनर्जी को हीट बना करके डिसिपेट कर दिया, बर्बाद कर दिया। यानी कि एक टाइम के बाद बैटरी पूरी तरीके से ड्राई हो जाएगी। इसकी जब सारी केमिकल एनर्जी खर्च हो जाएगी तो ये फंक्शन करना बंद कर देगी, क्योंकि रिसाइकल थोड़ी हो रहा है यहाँ पर कि केमिकल एनर्जी खर्च की फिर वापस भी आ गए, फिर खर्च करो, फिर तो बैटरी सर एंड ही नहीं होती कभी। फिर तो बैटरी जो होती है कभी खत्म नहीं होगी। दुनिया की हर एक बार परचेज कर लो, लाइफ टाइम चलेगी भाई। कोई भी बैटरी ट्वाइस में जो बैटरीज लगती हैं जो कुछ ही टाइम बाद खत्म हो जाती हैं, वो डेड हो गई, खत्म हो जाती है। वॉल क्लॉक में लगती है, वो कुछ टाइम बाद बदलना, तो बैटरी तो खत्म होगी क्योंकि एक टाइम आएगा जब उसकी क्योंकि केमिकल एनर्जी को हम रिफिल तो कर नहीं रहे बार बार, ये लगातार केमिकल एनर्जी खर्च कर रहा है और वो लौट के नहीं आ रहा है इसमें, वो जिन वायर्स में जा रहा है वो वायर उसको हीट बना करके और डिसिपेट कर दे रहे। तो पॉइंट ये है, एक बार फिर से लास्ट में रिपीट कर रहा हूं, उसमें कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। पहला क्वेश्चन ईएमएफ क्या है, तो अब इसको हिंदी में बोल रहे हैं प्रॉपर तरीके से और न्यूमेरिकल समझने के लिए। व्हाट इज ईएमएफ? तो 1 कूलम्ब चार्ज को एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पर भेजने के लिए बैटरी कितनी केमिकल एनर्जी लूज कर रही है, दैट इज ईएमएफ, 1 कूलम्ब के लिए। सेकंड पॉइंट, बैटरी की ने जो केमिकल एनर्जी लूज की है उसका कुछ परसेंटेज अंदर ही इलेक्ट्रोलाइट के रेजिस्टेंस में चला जाता है। जो बचा हुआ पोर्शन यानी कि ये चीज, ये हमारे मेटल के पास आता है। बट क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले एक डेरिवेशन किया था कि किसी मेटल के लिए जो रेट होता है, रेट ऑफ एनर्जी, वो प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, थोड़ी देर पहले डेरिवेशन होती है। तो उस डेरिवेशन को बेस बना करके हमने यहाँ पर आई कर दिया और इसको हमने कह दिया कि इसका मतलब ये टर्म इस मेटल का पोटेंशियल डिफरेंस है। यस सर। अब नहीं हो गया सारा कुछ क्लियर है? नहीं हुआ? Yes, sir. यस। और इस मेटल का जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि E माइनस आई आर है, इसको टर्मिनोलॉजी में टर्मिनल वोल्टेज का नाम देंगे। यस सर। टर्मिनल वोल्टेज
नाउ द डिफरेंस, ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज में फर्क, EMF is different, terminal voltage is different. What is terminal voltage? वो वोल्टेज जो बाहर के वायर को मिलेगा। हम लोग EMF को भी वोल्टेज समझते हैं, EMF भी पोटेंशियल डिफरेंस। अभी थोड़ी देर पहले एक बच्चा बोल रहा था कि 9 वोल्ट की बैटरी जो होती है वो प्रैक्टिकली 9 वोल्ट का काम नहीं देती। यस सर। हाँ वो 8 पॉइंट इवन अगर आप ये जो घड़ी में डालने वाली सेल आती है, रिमोट में डालने वाली सेल आती है ना, उसको परचेज करो कभी, तो उनके ऊपर 1.5 वोल्ट लिखा होता है और साथ में एक और फिगर लिखी होती है अराउंड 1.4 वोल्ट, 1.42 वोल्ट की। तो EMF is the potential difference between the two electrodes. नोटिस करिएगा फाइनली, EMF is potential difference between these two electrodes and terminal voltage is the potential difference between this across this metal. क्या ये दोनों सेम चीजें हैं? जितना पोटेंशियल No, डिफरेंस sir. इलेक्ट्रोड के बीच है, No, क्या उतना ही यहाँ सर पर अलग अलग No, sir. अलग अलग है। अब इसको न्यूमेरिकल पॉइंट से समझाते हैं। मतलब अगर कोई कहे कि अ बैटरी ऑफ EMF 12 वोल्ट has internal resistance, let's say 2 ohm, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम मान लेते हैं। व्हाट इज टर्मिनल वोल्टेज? इफ 3 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू इट, क्या आंसर दोगे अब इसका? सिंपल सा लैंग्वेज। तो अब न्यूमेरिकल याद करिए, टर्मिनल वोल्टेज डिफाइन किया गया है E माइनस IR को। रेटिंग EMF is given as 12, current is given as 3 ampere, internal resistance given as 2, कितना आएगा? 6. 6 वोल्ट, 6 वोल्ट। आ रही है बात समझ में? यस सर। Yes, sir. राइट। और भी समझाते हैं, ये पॉइंट समझ में आ जाएगा तो EMF का प्रॉब्लम खत्म। भाई हम मान लो एक बैटरी खरीद के लाए, ठीक है, एक बढ़िया बैटरी हम मान लो खरीद के लाए, ब्रांडेड, और उसके 2 टर्मिनल्स हैं प्लस माइनस, और बैटरी के ऊपर लिखा हुआ है कि ये 12 वोल्ट की बैटरी है। अब हम इस बैटरी से कुछ भी चला सकते हैं। मान लो हमने कार वाली बैटरी निकाली, कार के अंदर से बैटरी निकाल ली, अब उस बैटरी से हम कोई भी चीज कनेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए ऐसी 2 बैटरीज हम लाए, सिमिलर बैटरीज हमने परचेज की, 12 वोल्ट की 2 बैटरीज, और बहुत प्रैक्टिकली मुझे बताना है इन चीजों को। एक बैटरी से आप एक बल्ब कनेक्ट कर दें, नॉर्मल बल्ब, मान लीजिए 100 वाट का, या LED कनेक्ट कर दो, और एक बैटरी से आप अपना लैपटॉप कनेक्ट कर दें, जस्ट फॉर एग्जांपल। एक बार बताइए कि एक बल्ब का कंजम्पशन और लैपटॉप का कंजम्पशन सिमिलर है? दोनों सेम इलेक्ट्रिसिटी No, कंज्यूम sir. करते? नो सर। नहीं करते। नो सर। एक बैटरी से हेयर ड्रायर कनेक्ट कर लूं, एक बैटरी से कोई और घर में चलने वाली चीज लगा दूं, इलेक्ट्रिक केटल लगा दूं, ये सब चीजें बिजली से चलने वाली है। मेरा पॉइंट ये है कि दोनों सेम बैटरी से चल रही, 12 वोल्ट 12 वोल्ट, एक में बल्ब लगाया, एक में लैपटॉप लगा दिया, या कोई और डिवाइस लगा दिया, मतलब हैवी डिवाइस। क्या दोनों में सेम करंट जाएगी? नो सर। नो सर। नहीं जाएगी। बल्ब की रेजिस्टेंस कुछ अलग है। मान लीजिए बल्ब का रेजिस्टेंस R1 है और लैपटॉप या हेयर ड्रायर या जो भी आप लगाते हो उसका रेजिस्टेंस R2, डिफरेंट रेजिस्टेंस होते हैं इनके।
एवरी इलेक्ट्रिकल डिवाइस हैज डिफरेंट रेजिस्टेंस, क्योंकि उनका कंपोजिशन अलग है, उनमें ज्यादा तार लगे होते हैं। इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2 है, और सपोज दैट R2 इज मोर देन R1। नाउ amount of current from this battery and amount of current from this battery सिमिलर होंगे, तो आप जिसको फिजिक्स नहीं भी आ रही होगी ना, वो भी आप घर पे यूज करके No, तो समझ sir. सकते हो। यस सर, अलग ही होगा। बिल्कुल समझ सकते हो। तो नेचुरल सी बात है कि यहाँ पर करंट I1 फ्लो करेगा और यहाँ पर करंट कुछ डिफरेंट होगा I2, और विदाउट कैलकुलेशन कौन बता सकता है कि कौन सी करंट ज्यादा होगी? यस सर, I2 सर I2 टू वाली से बात ज्यादा I- होगी तो I2 ज्यादा होगी। I1 अरे भाई, यहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ पर आपने ज्यादा रेजिस्टेंस की चीज लगाई हुई है, यहाँ पर कम रेजिस्टेंस की चीज लगाई हुई है। सर I1 होगा। नाम I1 ज्यादा होगी। नाम तो सुनो, कम रेजिस्टेंस, तो करंट ज्यादा आएगा कि कम होगा? करंट फ्लो ऑफ चार्ज है, तो चार्ज कहाँ ज्यादा फ्लो करेगा? जहाँ रेजिस्टेंस जहाँ ज्यादा कम होगी या जहाँ resistance जहाँ रेजिस्टेंस कम कम होगी? डिस्टेंस होगा। सर I1 ज्यादा होगा। होगा। ज्यादा होता है। तो नॉन कैलकुलेशन आंसर है भाई, कि विदाउट कैलकुलेशन आप कह सकते हो कि करंट I1 विल बी मोर देन करंट I2, बिकॉज इट हैज अ लेस रेजिस्टेंस, इट हैज अ मोर रेजिस्टेंस। यानी कि इस बैटरी में ज्यादा करंट जाएगी, इस बैटरी से कम करंट जाएगी, यस सर, यस सर। राइट? यस सर। 12 वोल्ट इनका ईएमएफ है, सेम ईएमएफ 12 वोल्ट जो बैटरी के ऊपर मेंशन्ड होता है, दैट इज मेंशन्ड एज ईएमएफ। मतलब जब कंपनी आपको ये 12 वोल्ट कह के बेच रही है ना, इसका मतलब 12 वोल्ट ये तब है जब इस बैटरी से कुछ लगाया नहीं है तुमने। आपको दुकान पे टेस्ट करके दे देंगे, वो एक वोल्ट मीटर लगाएंगे, एक यहाँ टर्मिनल लगा देंगे, एक यहाँ पर, और आपके सामने दिखा देंगे देखो 12 वोल्ट है। लेकिन जब आप घर पे उसको ले जाओगे और कोई चीज उस बैटरी से कनेक्ट करोगे तो ये 12 वोल्ट से नीचे आ जाएगी। तो 12 वोल्ट ये भी, 12 वोल्ट ये भी, बोथ आर ईएमएफ, मतलब दे हैव सिमिलर ईएमएफ। बट नाउ terminal voltage, that means the voltage which this bulb will get and the voltage at which the laptop will operate। यहाँ इसको कितना, क्या इस बल्ब को 12 वोल्ट मिलेगा प्रॉपर? नहीं No, मिलेगा। No, No sir. नो सर, जिस वोल्टेज पर ये बल्ब ऑपरेट कर रहा होगा वो टर्मिनल वोल्टेज कहलाएगा, और यस वो कितना होगा? तो टर्मिनल वोल्टेज यानी V1, 12 minus I1 this R1। will be EMF, 12 which is minus 12 I R minus I1 into small r, Small r. resistance inside the battery, and terminal voltage for this VT2 will be 12 minus minus I2 I2 small r। I2 into small r. small r। Both batteries are similar, सेम कंपनी की हैं, आइडेंटिकल बैटरीज हैं। मतलब कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग एंड पर दोनों बैटरीज में कोई डिफरेंस नहीं, बट कंज्यूमर एंड पर एक कंज्यूमर ने बल्ब लगा रखा है, एक कंज्यूमर ने कुछ और लगा रखा है। कंज्यूमर एंड की वजह से करंट्स उनमें अलग अलग है, टर्मिनल वोल्टेजेस अलग अलग है। नाउ कहां पर टर्मिनल वोल्टेज ज्यादा है? करंट I1 ज्यादा है, हाँ सर सर। T2 वाली। सर T2 सर में terminal BT1 कम T2 होगा सर। ज्यादा होगा। I1 ज्यादा है, यानी ये वैल्यू कम हो गई। यस सर, Yes sir. यस सर। हाँ सर, लेस लॉस होगा। सर ऑपोजिट लिख दिया। सर आपने ऑपोजिट लिख दिया क्या भाई। ऑपोजिट लिखा है? अब आ रहा समझ में ये चीज? जी सर। यस सर, Yes sir. इसका मतलब कि कौन ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज में ऐसी क्या चीज है जो फिक्स है, और ऐसी क्या चीज है जो हम लोग के ऑपरेशनल एंड पर वेरी कर रही है? EMF सेम है, सर terminal EMF voltage फिक्स्ड है, different। टर्मिनल वोल्टेज टर्मिनल वेरिएबल है। वोल्टेज अलग है। राइट। ईएमएफ तो एक बार बैटरी खरीद ली ना तो वो फिक्स हो गया, अब वो बदलेगा नहीं कभी लाइफ में। बट टर्मिनल वोल्टेज इस बात पर डिपेंड करता है कि उस बैटरी से कनेक्ट क्या किया यार, मतलब जो रेजिस्टेंस उस बैटरी में अटैच कर रहे हैं वो रेजिस्टेंस ज्यादा है कम है, वो डिसाइड करेगा इसका टर्मिनल वोल्टेज। जिसका फिजिकल मतलब क्या हुआ कि जिस रेजिस्टेंस को हमने बैटरी से लगाया उस रेजिस्टेंस के पास जो पोटेंशियल डिफरेंस अवेलेबल होगा, टर्मिनल वोल्टेज का मतलब ये है।
पोटेंशियल डिफरेंस अवेलेबल टू दिस रजिस्टर। तो अगर हम कम रजिस्टर लगाएंगे या ज्यादा रजिस्टर लगाएंगे तो उसी हिसाब से उसको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। आ रही है बात समझ में ये चीज? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. राइट। अगर कहा जाए कि बैटरी इज आइडियल, अब आइडियल बैटरी क्या होती है? तो आइडियल बैटरी ऐसी बैटरी जिसके अंदर कोई रेजिस्टेंस ही नहीं, इंटरनल Practical. जैसे इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो जाए तो इसका मतलब उस केस में ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज में कोई फर्क ही नहीं होगा। इक्वल होंगे दोनों। ये सुपर कैपेसिटर टाइप कॉन्सेप्ट है इसका। बट वो आइडियल है, प्रैक्टिकली वो जैसे चीज कभी आइडियल होगी। है वो। बट न्यूमेरिकल में लिखा हो ना, अगर न्यूमेरिकल में ये लिखा हो कि आइडियल बैटरी, तो जो उसका ईएमएफ है वही उसका टर्मिनल वही वोल्टेज उसका है। टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा। बट अगर बैटरी आइडियल नहीं है तो ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज में फर्क है। So in practical, EMF is always greater than terminal voltage. नहीं, ऑलवेज नहीं, ऑलवेज नहीं। ईएमएफ कैन बी लेस देन टर्मिनल वोल्टेज। अगर बैटरी को हम चार्ज करें, ये तो बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, उल्टा भी होता है। हाँ सर, जैसे मोबाइल की बैटरी और लैपटॉप की बैटरी। जब बैटरी को चार्ज करोगे तो करंट नेगेटिव माना जाता है, ये पॉजिटिव करंट होती है। लेकिन जब करंट उल्टे डायरेक्शन से फ्लो कर जाएगी तो प्लस यहाँ से पर माइनस प्लस हो जाएगा। मतलब जब बैटरी चार्ज होती है तो टर्मिनल वोल्टेज को ईएमएफ प्लस आई इंटू आर कर सकते हो। मैं इसको ऐसे समझा देता हूँ, थोड़ा डायग्रामेटिकली समझाने से मेरे को सही लगता है, इसलिए मैं ये डायग्राम बनाता हूँ। यस सर, कन्वीनियंट हम लोग के लिए। 12 वोल्ट बैटरी, और इसको हम यूज ही नहीं करते, बस मार्केट से खरीद लाए और घर में ले जाकर रख दिया एज इट इज पैक्ड। पैकिंग इसकी खोल तो ही नहीं हम लोग, जाओ वो बैटरी पड़ी रहेगी ऐसी। एक बैटरी लाए 12 वोल्ट की या किसी भी वोल्ट की, और उसके साथ हमने क्या किया, उसको यूज करने लगे। और यूज कैसे किया, उसके साथ हमने मान लो एक रेजिस्टेंस लगा दिया, उसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो ये बैटरी चार्ज हो रही है कि डिस्चार्ज हो रही है? डिस्चार्ज। तो अब आप कहोगे टर्मिनल, पहले केस में टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ सेम है, जब तक उसको यूज करते ही नहीं है तब तक टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ में कोई फर्क ही नहीं होगा। जब यूज करेंगे तो टर्मिनल वोल्टेज बराबर ई माइनस आई इंटू आर। और अगर हम इसी बैटरी को, जिसको 12 वोल्ट आप कह रहे हो प्लस माइनस, इसको आप किसी चार्जिंग पॉइंट पे लगा दो, मतलब इसको कनेक्ट कर दो किसी चार्जर से, जो बैटरी के अंदर करंट भेजे प्लस में, बैटरी चार्ज हो रही है, तो अब हम कहेंगे टर्मिनल वोल्टेज बराबर ई प्लस आई इंटू आर। यानी टर्मिनल वोल्टेज कैन बी मोर देन ईएमएफ, कैन बी लेस देन ईएमएफ, एंड इवन इट कैन बी इक्वल टू ईएमएफ। ठीक है, बोलो। Yes, sir. यस यस सर। ये पिक्चर अपने आप में सब कुछ कह रही है, यस सर। राइट। सो टर्मिनल वोल्टेज के बारे में एक बार और स्टेटमेंट बोल रहा हूँ। टर्मिनल वोल्टेज कैन बी इक्वल टू ईएमएफ, इट कैन बी मोर देन ईएमएफ, इट कैन बी लेस देन ईएमएफ, डिपेंडिंग अपॉन इन विच मोड we are using the battery. Are we using it in the discharging mode or we are using it in the charging mode? और या फिर हम कोई भी मोड ले करें, मतलब ना चार्ज कर रहे ना डिस्चार्ज कर रहे, देन उस केस में ये बराबर है। टर्मिनल वोल्टेज डिपेंड करता है कि बैटरी से कितनी करंट जा रही है, और बैटरी से कितनी करंट जा रही है ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि उस बैटरी से कनेक्ट क्या किया जा रहा है। अब टू बी मोर जनरल नाउ, मैथमेटिकल तो ज्यादा आ जाए, तो हम सबको पता है कि बैटरी का प्रॉपर इलेक्ट्रिकल सिंबल कुछ ऐसा है ना, एक बड़ी डंडी एक छोटी डंडी और साथ में ऐसे एक रेजिस्टेंस, ये बैटरी का एक सिंबल है। और यूजुअली आपको बुक्स में ये ऐसा दिखेगा, एक डॉटेड बॉक्स के अंदर।
ये सिंबल ऑफ बैटरी है, यस सर। ये सिंबल ऑफ बैटरी है ना, जो हम बॉक्स बनाते हैं उसकी जगह सर्किट्स में ऐसे दिखाते हैं, और साथ में हमने एक कैपिटल आर का रेजिस्टेंस लगाया। इस बैटरी से कुछ करंट आ ही जाएगा। बाय डेफिनेशन टर्मिनल वोल्टेज क्या हुआ है यहाँ पर? टर्मिनल वोल्टेज VT की बात करें अगर, तो बाय डेफिनेशन देखिए EMF कैपिटल माइनस IR। स्मॉल है। राइट। और टर्मिनल वोल्टेज की फिजिकल मतलब क्या है कि इतना वोल्टेज किसके पास रहेगा, ये वोल्टेज किस Wires plus resistance. रेजिस्टेंस के पास। इस रेजिस्टेंस को, इन वायर्स को तो हम मानते हैं कि इनमें रेजिस्टेंस नहीं है, जो यहाँ वाले वायर्स है ना, ये वाले, Yes, इनमें sir. रेजिस्टेंस नहीं आइडियली मानते। मानते हैं कि इसमें रेजिस्टेंस नहीं। हाँ, इनमें भी नहीं है, सारा का सारा रेजिस्टेंस यहाँ पर है। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि इन वायर्स का मिला जुला करके जो भी रेजिस्टेंस आएगा, सब कुछ मिला दे, जितनी वायर लगी है सबका रेजिस्टेंस मिला करके आ रहे। तो टर्मिनल वोल्टेज ये है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वो पोटेंशियल डिफरेंस है जो इस रेजिस्टेंस के पास है, और ये रेजिस्टेंस ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। तो यानी इस रेजिस्टेंस के पास अगर एक पोटेंशियल डिफरेंस है जिसको कि हम V टर्मिनल कह रहे हैं, और ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, तो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस करंट और रेजिस्टेंस के बीच का रिलेशन होना चाहिए, एंड इट मस्ट बी I मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल R। अलग इक्वेशन बना दे रहे, यहां ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस VT शुड बी इक्वल टू रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय करंट। ये बाय डेफिनेशन है, ये बाय ओम्स लॉ है, एंड दैट मींस कि EMF माइनस I स्मॉल r विल बी R इनटू कैपिटल I, एंड दैट मींस I इक्वल्स टू EMF ओवर कैपिटल R प्लस स्मॉल r। यस यानी ये करंट का फॉर्मूला हुआ है, जिसको सिंपल वे में भी कहा जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि EMF डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। मतलब इससे मालूम चलेगा कि बैटरी से कितनी करंट जाएगी, क्योंकि जब तक हमको ये पता नहीं होगा कि बैटरी से कितनी करंट जा रही है, तब तक हम उसका टर्मिनल वोल्टेज कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो अब हम न्यूमेरिकल्स में रिवर्स मैकेनिज्म फॉलो करेंगे। पहले हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और करंट कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद पता लगा के बताएंगे कि टर्मिनल वोल्टेज की क्या वैल्यू बन रही होगी। एज एग्जाम्पल, अगर हमें कहा जाए कि EMF is 12 volt and the internal resistance is 1 ohm and 5 ohm resistance is connected to it, है ना। ये बॉक्स दिखा दे रहा है, बॉक्स दिखाने से सिर्फ ये मालूम चल जाता है कि 1 ohm इंटरनल रेजिस्टेंस। जस्ट फॉर एग्जांपल, क्या निकाल सकते हैं कितना करंट जाएगा? बहुत क्विक आंसर चाहिए। करंट की वैल्यू 2 हाँ, न्यूमेरिकल रिवर्स मैकेनिज्म में करिएगा, देखो। राइट, न्यूमेरिकल आप रिवर्स में करना, पहले करंट निकालो। EMF डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, EMF इज 12, टोटल रेजिस्टेंस इज 5 + 1 यानी कि 2 एम्पियर। नाउ व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज? तो नाउ टर्मिनल वोल्टेज विल बी EMF माइनस I into R। So EMF is 12, current is 2, resistance is 1, and that means the terminal voltage is 10 volt। 10 volt। इसका मतलब ये बैटरी इस समय 10 वोल्ट का काम कर रही है। हमने परचेज किया था 12 वोल्ट का, लेकिन ये इस समय 10 वोल्ट का ही काम कर रही है। और यहां पर एक टर्म आएगा एफिशिएंसी, बैटरी की एफिशिएंसी, बिकॉज बैटरी एक मशीनरी है और हर एक मशीन की कुछ एफिशिएंसी आएगी। हाँ सर, उसकी एफिशिएंसी कभी 100% नहीं होगी। तो हाँ, मतलब एफिशिएंसी होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। भाई एक कार बनाने वाले, बाइक बनाने वाली कंपनियां जब अपना प्रोडक्ट बेचती है तो ये कह देती है कि भाई पर लीटर इतने किलोमीटर का माइलेज मिलेगा। तो वो मिलता नहीं है कभी। नहीं मिलता नहीं, क्योंकि उसके आगे स्टार साइन होता है और टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होती है। भाई वो क्या होता है, रोड ऐसी होनी चाहिए, आपको क्लच ऐसे दबाना है, ब्रेक ऐसे लगानी है, मतलब ऑपरेशनल कंडीशंस पे डिपेंडेंट है सब कुछ।
तो सेम चीज तो यहाँ भी है ना, कंपनी कह रही है 12 वोल्ट की बैटरी है, लेकिन आपको पता है कि ऑपरेशनल कंडीशंस यानी कि रेजिस्टेंस क्या लगा रहे हैं उसमें, वो डिसाइड करेगा कि ये कितना काम करेगी। तो 10 वोल्ट इसका वर्किंग है, आउटपुट है, टर्मिनल वोल्टेज एज आउटपुट, एंड 12 इज द इनपुट 83.3% इनटू 100, जो भी परसेंट आएगा आप कह सकते हो कि बैटरी इतनी परसेंट एफिशिएंसी से काम कर रही है। ठीक है बच्चा, बोलो। यस सर। यस सर। नाउ सेम बैटरी 12 वोल्ट और 1 ओम के रेजिस्टेंस की सेम बैटरी 5 ओम की जगह अगर हम 3 ओम से कनेक्ट करते या 2 ओम से कनेक्ट करते, फॉर एग्जांपल 2 ओम से लगा देते इसको, इंस्टेड ऑफ 5 ओम, इफ इट इज कनेक्टेड टू 2 ओम रेजिस्टेंस, करंट बदल जाएगी 4 एम्पियर। सर 4 8 एम्पियर। आएगा। नॉट 12 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 4 एम्पियर, एंड टर्मिनल वोल्टेज विल बी नाउ 8 8 यहाँ पर 4 यानी कि 8 वोल्ट हो गया, यानी और कम हो गया। Yes, sir. So यानी कि 20 जितना, इसका मतलब यहाँ पर जितना कम रेजिस्टेंस होगा करंट तो ज्यादा जाएगी। नोटिस करिएगा, जितना लो रेजिस्टेंस आप बैटरी से अटैच करोगे उतनी ज्यादा करंट जाएगी, बट टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाएगा। तो कम हो कम हो जाएगी। जाएगी। एफिशिएंसी पे आइए, तो वो भी कम ठीक हो है। जाएगी। 200/3 कम हो गई बट ज्यादा हो गई। से कम होगा। कम हो गई। बड़ा अजीबोगरीब चीज नहीं है बैटरी का, मतलब हम तो सोचते थे कि रेजिस्टेंस कम होना अच्छी बात है, Yes, sir. यहाँ तो कहानी कुछ और हो रही है। रेजिस्टेंस कम होना अच्छी बात कैसे हो गई? रेजिस्टेंस कम होने से करंट तो बढ़ गया मेरा, लेकिन एक डिवाइस की एफिशिएंसी डाउन हो गई। तो हमें एफिशिएंसी पे फोकस करना है कि करंट पे फोकस करना है? Current. सर बैटरी में एक फिक्स एनर्जी स्टोर है, तो हम्म। उतनी एनर्जी तो ओवरऑल ट्रांसफर होगी। उससे क्या मतलब है, हम शुरुआत में पूरी ले लें या बाद में पूरी? नहीं, बैटरी में एनर्जी स्टोर है, वो तो वो पूरी एनर्जी हमारे डिवाइस को कहाँ मिल रही है? मान लो आपने बल्ब लगाया, तो बैटरी की सारी एनर्जी बल्ब को कहाँ मिल रही है? Heat loss भी होगा। वो तो बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट में भी तो वेस्ट हो रही है, Yes, sir. उसी को तो एफिशिएंसी कह रहे हो आप। यस सर। भाई ये अराउंड कितना आ रहा है? 66.6% के आसपास आ रहा है। Yes, sir. इसका मतलब अगर बैटरी 100 जूल केमिकल एनर्जी लूज करेगी तो हमारी डिवाइस को सिर्फ 66.6 जूल मिलेगा, यानी कि 33.4 जूल एनर्जी वेस्ट हो गई है बैटरी की, किसी काम की नहीं गई वो। तो मैं यही आपसे पूछना चाह रहा हूं कि हम लोग इकोनॉमिकली क्या काम करना चाहिए, हम लोग को वर्किंग किस पे करनी चाहिए, मोर करंट के ऊपर Efficiency बढ़ाने पे। या एफिशिएंसी बढ़ाने में वर्क करना चाहिए। एफिशिएंसी बढ़ाने में। सिंपल बात है, आपको करंट कम मिल रही है ज्यादा मिल रही है उससे क्या मतलब? एफिशिएंसी बढ़ाइए ना उसकी, बिकॉज मोर एफिशिएंट बैटरी का मतलब होता है वो ज्यादा से ज्यादा केमिकल एनर्जी को एज आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है और वेस्टेज कम जा रही है उसमें। Yes, sir. हम क्या करेंगे ज्यादा करंट लेकर का जब आधी एनर्जी खर्च हो जा रही है? तो अब इस एग्जांपल से ये बात तो मेरे को समझ में आ रही है कि करंट फ्रॉम द बैटरी, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी एंड इट्स एफिशिएंसी, तीन चीज, करंट, टर्मिनल वोल्टेज एंड एफिशिएंसी, ये तीनों के तीनों डिपेंडेंट है किसके ऊपर? External Resistance. resistance. एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अटैच टू द बैटरी। Yes, sir. एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आप कम करते हो या ज्यादा करते हो, उससे ईएमएफ की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ईएमएफ इज ऑलवेज 12, चाहे यहाँ 2 ओम लगाइए चाहे 5 ओम लगाइए। नाउ इस बात को अगर हमें समझ में आया है, ये सारी बातें अगर हमें वाकई में समझ आएंगी, तो एक बड़ा स्पेशल केस है, अगर हम बैटरी को बिना किसी रेजिस्टेंस के ही कनेक्ट कर दे तो क्या होगा? नाउ मैं 12 नहीं कर रहा हूं, ई लिख रहा हूं, एंड नाउ दिस बैटरी इज कनेक्टेड डायरेक्टली, नो रेजिस्टेंस, आउटसाइड देयर इज जीरो रेजिस्टेंस। करंट फ्लो ही नहीं होगा तो ईएमएफ। अरे भैया अभी पीछे आपको दिखाया है कि जैसे बाहर का रेजिस्टेंस जितना कम करते जाओगे करंट उतनी ज्यादा होगी। तो शॉर्ट सर्किट हो। Short अभी सर तो वो
ये तो मैक्सिमम करंट जाएगा बैटरी में। सर मैक्स सर वो ईएमएफ के बराबर हो जाएगा। इससे देखो ना, आपने बाहर का रेजिस्टेंस 0 कर दिया, तो इट इज द मैक्सिमम करंट फ्रॉम द बैटरी। बट टर्मिनल वोल्टेज क्या हुआ इसका? E माइनस आई आर लगो, E माइनस आई आर, और पुट द वैल्यू ऑफ I। अभी पीछे एग्जांपल से समझाया, इसी बात को समझाया कि बाहर का रेजिस्टेंस जितना कम होगा, करंट तो उतनी ज्यादा होगी, लेकिन टर्मिनल वोल्टेज उतना ही कम होता चला जाएगा। एंड इस केस में अगर आप कैलकुलेट करोगे I की जगह E अपॉन R रख करके, ये E बाई R यहाँ रखो, 0, एंड एफिशिएंसी इज आल्सो 0। यस सर, शॉर्ट सर्किट। हाँ, ये शॉर्ट सर्किट है, बैटरी की शॉर्ट सर्किटिंग बोलते हैं इसको। मतलब बैटरी की पूरी केमिकल एनर्जी बर्बाद हो गई, खर्च हो गई। मेरे ख्याल से अभी तुम लोगों ने शायद एग्जांपल पे ध्यान नहीं दिया, हमारे एग्जांपल जो हमने दिया था उसको समझा नहीं था। हाँ मैं तुम लोग को, समझ गए। हाँ, इस आर का इफेक्ट दिखा रहे थे कि रेजिस्टेंस कम ज्यादा करने से क्या क्या फर्क पड़ता है। यस सर, रेजिस्टेंस कम करने से बस करंट ज्यादा हो जाता है। एफिशिएंसी कम हो जाती है। सर मतलब डायरेक्ट 2 वायर्स लगा देंगे ऑपोजिट टर्मिनल्स पे तो बैटरी खत्म हो जाएगी सर। हाँ, मतलब दोनों टर्मिनल को आपस में जोड़ दो तो वो शॉर्ट सर्किट है, बैटरी डैम आग लग जाती है भाई उसमें। मतलब उसकी सारी केमिकल एनर्जी बैटरी के अंदर ही कंज्यूम होगी। जब बैटरी के अंदर इतनी बड़ी केमिकल एनर्जी खर्च होगी तो उसमें डैमेज तो होना ही, बहुत हीट निकलेगी, राइट? एक्सप्लोजन हो जाएगा सर। एक्सप्लोजन वाला केस होता है, और ये हालांकि नॉट छोटी मोटी बैटरीज में नहीं होता, 10-12 वोल्ट की बैटरी में ये काम नहीं होता, बड़ी बैटरीज में होता है ये, जो जैसे इन्वर्टर्स में लगती हैं या बड़े बड़े इन्वर्टर्स में लगती हैं। सर एक चलिए, सर्वाइवल हैक में देखा था कि सेल को अगर कनेक्ट कर टर्मिनल से तो फ्लेम आ जाती है। स्पार्क तो होता ही है। नॉमिनल सा होगा ना, मतलब उसमें बहुत कोई ऐसा नहीं कि किसी के लाइफ की थ्रेट है। अच्छा, फ्लेम छोटा मोटा तो आएगा, चिंगारी तो आई जाएगी। चलो खैर, ये बताओ अगर ये बातें आपको समझ में आई हैं तो मेरे कुछ ग्राफ है, कैपिटल आर यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और ईएमएफ के बीच का कैसा ग्राफ आएगा बोले। सर हम ईएमएफ कांस्टेंट इस रहेगा। इस आर को चेंज करें, अगर इस रेजिस्टेंस को कैपिटल आर को अगर कम ज्यादा करें तो इसके कम ज्यादा होने से बैटरी के ईएमएफ पर क्या फर्क पड़ता है? सर कांस्टेंट रहेगा ये। पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कांस्टेंट, नो चेंज। ईएमएफ किसी बैटरी की प्री डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। नाउ टर्मिनल वोल्टेज और यू कैन से करंट, पहले तो करंट चाहिए। अभी हम लोगों ने देखा था कि जब आर की वैल्यू 0 होगी, आर इक्वल टू 0, तो मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा था, और वो आया था ई अपॉन स्मॉल आर का, दिस इज मैक्सिमम करंट। डिक्रीजिंग होगी, यानी जितना ज्यादा रेजिस्टेंस लगाओगे करंट उतनी कम होगी, और इसके लिए मैथ की क्या जरूरत है आपको? मोर रेजिस्टेंस का मतलब चार्जेस फ्लो ही नहीं कर पाएंगे। यस सर। और फॉर्मूले से देखा जाए तो कैपिटल आर ज्यादा होने पर करंट की वैल्यू कम होती जाएगी, और ये इनवर्स रिलेशन है, इसलिए एक हाइपरबोलिक ग्राफ आएगा। यस। टर्मिनल वोल्टेज और आर के बीच में कैसा ग्राफ आएगा? पीछे एग्जांपल से समझा होगा। तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा सर टर्मिनल, कम करने पर करंट तो बढ़ जाएगी, लेकिन टर्मिनल वोल्टेज घट जाता है। सर डिक्रीज होगा। अभी जीरो रेजिस्टेंस पे टर्मिनल वोल्टेज 0 आया था ना। यस सर। जीरो रेजिस्टेंस पे टर्मिनल वोल्टेज 0 था, तो जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम होगा, टर्मिनल वोल्टेज बढ़ेगी। यहाँ देखो, करंट जितना कम फ्लो कराओगे, यहाँ पर जितनी छोटी वैल्यू होगी, ये पूरा उतना ही ज्यादा आएगा। तो ये इंक्रीजिंग ग्राफ होगा, और जैसे जैसे रेजिस्टेंस इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज ई के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस आएगी, मतलब यहाँ पर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, तो करंट 0 हो जाएगा, आई 0, और जब आई जब 0 हो जाएगा तो टर्मिनल वोल्टेज बराबर ईएमएफ। यस सर। ठीक, यस सर।
और एफिशिएंसी का ग्राफ कैसा होगा? सर वीटी जैसे ही होगा। Yes, Right. sir. राइट। तो ये आपका मतलब बैटरी की टर्मिनोलॉजी और बैटरी से रिलेटेड टर्म्स जो थे वो क्लियर हो गए हमारे। अब जो अगली क्लास होगी उसमें सर्किट्स वगैरह स्टार्ट कर देंगे। अब सिर्फ मैथ वाला पोर्शन बचा है इसका। ठीक है, चलिए, थैंक यू जी। Thank you, sir. Thank you, Thank sir. you, sir. थैंक यू बच्चों।